प्लीज चलिए प्लीज। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों कहां पर हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ। नाउ प्रदीप जी, सो द महाकुंभ इज नाउ ऑफिशियली ओवर। बिल्कुल, मतलब ऑफिशियली जो है, आधिकारिक तौर पर अब महाकुंभ खत्म हो गया है। समापन जो भी उसका होना था वो हो चुका है। यस यस यस। महाशिवरात्रि के दिन तकरीबन गॉड नोज हाउ मेनी पीपल, द फिगर्स दैट वी आर गेटिंग आर माइंड बॉगलिंग। जो फिगर्स आ रहे हैं कि आखिरी दिन पर न जाने कितने लोगों ने डुबकी लगाई, और ये कहा जा रहा है हो सकता है कि 67 या 70 करोड़ के बीच में से लोगों ने डुबकी लगाई है। यस, बिल्कुल। Now the point is, we have the Bihar elections coming up very very shortly. They'll be there in October November. October November में बिहार के चुनाव जरूर होंगे। और क्या भारतीय जनता पार्टी के विषय में लोगों की जो पहले राय थी, उसकी वो राय जो है क्या और भी ज्यादा ताकतवर हो गई है, शक्तिशाली हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए बिहार में? सर, कंसोलिडेशन ऑफ हिंदू वोट्स जब डेफिनेटली हुआ है। इफ यू टॉक अबाउट 140 करोड़ जनता को जिस प्रकार से मोदी साहब ने आज धन्यवाद दिया कि आपके जो सहायता है, यू ऑल, आपका कॉर्पोरेशन से ये महाकुंभ एक जबरदस्त सक्सेस हो गया। ऐसे 65 करोड़ से लेके 70 करोड़ तक, That means 50%. Yes, 50% of the entire population has actually visited there. So, how will they convert this into votes is the biggest issue. I think they have got a plan for that. They have got a plan for it. और एक तो वो भारतीय जनता पार्टी की वहां पर 2000, 2500, अभी तो ये बात चल रही है कि बिहार में शायद 3000 रुपए आए हर एक के अकाउंट में, हर महिला के अकाउंट में। मतलब बिलो द पॉवर्टी लाइन जितनी भी महिलाएं हैं उनके अकाउंट में शायद 3000 रुपए आएंगे। और उसके बाद आई डाउट इट वेरी मच इफ एनीबडी विल बी एबल टू डू समथिंग एट ऑल। बट द पॉइंट इज सर, इवन कांग्रेस, अब देखो कांग्रेस तेलंगाना में बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड 2 लाख रुपया का फैसिलिटी दे रहे हैं। 2 लाख रुपीस इज बीइंग गिवन टू द फैमिली फॉर द फर्स्ट गर्ल चाइल्ड, और सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए 1 लाख रुपीस। आई मीन दैट्स अ ह्यूज सम। Now they can project that in Bihar. Yes, they can. They can project that in Bihar and say, hey, listen, this is what we are doing Yes, here. that's what we're doing. And if they do that in Karnataka or in Himachal Pradesh, they can do that over there too. But why aren't they doing it so far? I don't know. No, सोशल मीडिया के माध्यम से कैंपेन तो चल रहा है, बट जो इम्पैक्टफुल, जैसे लाड़की बहन एक सक्सेस हो गया, वो उस प्रकार से वो कर नहीं पा रहे जैसे कांग्रेस है। बिकॉज 2 लाख फॉर मैटरनल बेनिफिट इज अ, लेकिन प्रदीप जी, there's a big difference. There is a big difference here, as I am sure. आरजू खान साहब जो इस वक्त हमारे साथ होंगे, जरूर 1 मिनट के अंदर शायद हमारे साथ होंगे, पटना से आरजेडी के, वो जरूर मानेंगे कि मनी इन द बैंक इज फार बेटर देन ऑल द प्रॉमिसेस इन द वर्ल्ड, बिकॉज अ रूलिंग पार्टी हियर यूजुअली हैज एन एडवांटेज। सो लेट्स गो अक्रॉस टू आवर गेस्ट। राकेश प्रजापति जी, समाजवादी पार्टी के, बधाइयों से नमस्कार। जी जी जी, नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। आरजू खान साहब नमस्कार आपको भी। आरजू खान साहब नमस्कार, पटना से। नमस्कार सर, यू गॉट अ ह्यूज फैन फॉलोइंग। आपके तो फैन बहुत बढ़ गए हैं सर, एटलीस्ट हमारी चैनल पे बहुत फैन बढ़ गए हैं आपके। एवरीबडी वांट्स टू नो हु इज दैट हैंडसम यंग मैन फ्रॉम पटना, व्हाई इज ही नॉट इन फिल्म्स। हर एक को ये बोलता है वो आरजू खान जो है वो पिक्चर में क्यों नहीं आता है। आप लोग क्या कर रहे हैं उसको? व्हाई आर यू वेस्टिंग हिम एज अ स्पोक्स पर्सन फॉर द समाजवादी पार्टी? आप सर बॉम्बे आइए, फटाफट आप बॉम्बे आइए। आपको फटाफट सीरियल में या कहीं पर आपको जबरदस्त काम मिलेगा, आइए प्लीज। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आई नेवर जोक। गणेश खानकर साहब, माय ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम द बीजेपी। आरजू को बोल रहे हैं, आरजू को बोल रहे हैं, आरजू खान को बोला जा रहा है। पटना से आरजू खान। मेरे नाना ऑलरेडी फिल्मी दुनिया में थे, जिनका नाम नासिर हुसैन है, वो मेरे अपने चचेरे नाना है जी। नासिर हुसैन आपके रिश्तेदार थे? नासिर हुसैन। माशाल्लाह, क्या बात है साहब, क्या बात है। और खानकर साहब, वन ऑफ एवरीबॉडीज फेवरेट कैरेक्टर एक्टर्स नासिर हुसैन साहब। और खानकर साहब के नंबर बहुत लोग पूछ रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस के लिए। एस्ट्रोलॉजी में खानकर साहब का एक हासिल हो गया जबरदस्त, एक परफेक्शन। खानकर साहब, सर, मोर देन एस्ट्रोलॉजी, गणेश खानकर साहब, यू हैव पुट ऑल द सेफोलॉजिस्ट आउट ऑफ बिजनेस। वो जितने जो एग्जिट पोल करने वाले थे बेचारे, ओपिनियन पोल करने वाले थे, उनका तो धंधा बंद कर दिया आपने गणेश खानकर साहब। ये क्या है सर? यू आर पुटिंग पीपल आउट ऑफ जॉब सर। आपका नंबर फ्लैश करने के लिए रिक्वेस्ट है, एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस गणेश खानकर जी। तो जब भी आप इजाजत देंगे हम आपका नंबर फ्लैश कर देंगे सर, गणेश खानकर जी।
नहीं सर, मैं जिस काम में अभी हूँ उसमें मैं बहुत खुश हूँ। ये पॉलिटिकल एनालिसिस होता है जो मैं हमेशा करते रहता हूँ, और बाकी कहीं बहुत ज्यादा इसकी चर्चा नहीं होती। जी अब आपके चैनल पर पूछते हैं, बाकी चैनल पे भी पूछते हैं, तो मैं बात अपनी रखता हूँ। आजकल वो लोग भी फोन करने लगे, भाई इसका क्या होने वाला है। मैं कहता हूँ बॉस, मैं स्पोक बट पर्सन, यू स्टार्टेड इट हियर, आपने शुरुआत यहां से करी सर, नेशन नाउ से, याद रख लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप अब जाकर के जब आप मंत्री बनेंगे बहुत ही जल्द, 6 महीने या 10 महीने के अंदर, हम लोगों को भूल मत जाइएगा। मैं क्लियर कट आपको बोल रहा हूं, अंदर की खबर बता रहा हूं आपको। गणेश गनकर साहब, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं। आई नेवर स्पीक इन अ फ्रिवलस मैनर एवर। जो भी मैंने यहां पर कहा है सत्य बोला है सर। आप मुझे कहाँ भेज रहे हैं? ये मैं और आप मिलकर के बात करेंगे, लेकिन खबर आ गई है कि आप मंत्री बनने वाले हैं। यू गोइंग टू बी गिवन अ वेरी बिग पोस्ट वेरी वेरी शॉर्टली। आपके बहुत मित्र थे एक आप ही की पार्टी में, आपको ये बुरा लगेगा जो आपके खिलाफ काम कर रहे थे, उन सबको बिठा दिया गया है चुपचाप। आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक विद यू, उससे ज्यादा मैं और नहीं बोल सकता। आप भी जानते हैं लोग कौन है। लेकिन आरजू साहब, अगर आपको यह लगता है कि मैं फ्रिवलस बात कर रहा हूं, आई एम नॉट। People are actually sending messages to me that Mr. Arzu Khan should be here in Bombay and he should be acting in films. What is he doing in Patna? पटना में तो फिल्म इंडस्ट्री भी नहीं है। बोल रहे थे पटना में फिल्म इंडस्ट्री होगी, क्या होगा पता नहीं, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। Let me go across first to our man from बदायूं। प्रजापति साहब नमस्कार। प्रजापति साहब आप ये बताएं कि आज कुंभ का समापन हो चुका है। आज सुबह 11:30 बजे जब तिथि खत्म हुई महाशिवरात्रि की। बाय द वे, महाशिवरात्रि की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप इट वेंट आउट वेरी वेल फॉर एवरीबॉडी। तो सर, योगी आदित्यनाथ जी और आदरणीय सम्माननीय अखिलेश यादव जी, ये सब लोग जो हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि इतना बड़ा इतना सफल कुंभ आज तक कभी नहीं हुआ, महाकुंभ। और अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जैसी हमारी सरकार आएगी, जो अर्ध कुंभ होने वाला है, तब आप देखिए कि कुंभ का आयोजन कैसा होता है। अब आप बताएं प्रजापति साहब, अब आप बोलें इसके बारे में, प्लीज गो अहेड। ये कुंभ जो है आदि काल से चला आ रहा है जी। जब से देश में, भारत में मानव सभ्यता बनी। मानव सभ्यता बनने से लेकर हजारों, अगर माने तो द्वापर युग, त्रेता युग, सत्य युग, और उसके बाद वर्तमान कलयुग में भी हजारों साल का इतिहास है। तो हजारों साल से, सदियों से, 5000 साल पुराने महाकुंभ का आयोजन होता आया है। भारतीय जनता पार्टी 2014 में आई है। क्या 2014 से पहले कुंभ नहीं हुआ इस देश के अंदर? केवल और केवल इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कुंभ के नाम पर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, फर्जी आंकड़े देने का काम किया है। ये 64 करोड़ की गिनती तो कर चुके हैं, लेकिन उस भगदड़ में कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोग घरों से गायब हैं, कितने लोग आज तक अपने घर नहीं पहुंच पाए, इसकी गिनती आज तक इन पर नहीं हुई। 2014 से पहले कई बार कुंभ का आयोजन, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे वो बसपा पार्टी रही हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, देश के विभिन्न, चाहे वो मध्य प्रदेश में उज्जैन में होता हो, चाहे वो महाराष्ट्र में होता हो, हर जगह पर जो है महाकुंभ का आयोजन होता है। और ये आस्था का विषय है। इस आस्था के विषय पर भारतीय जनता पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। इन्होंने इस महाकुंभ में इतनी ओछी राजनीति की है और इस महाकुंभ को केवल व्यापारीकरण और राजनीतिकीकरण करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। इनके पास 65 करोड़ की गिनती करने के लिए कौन सी मशीनें लगाई गई हैं, ये तो खुद ही जानते होंगे कितना झूठ ये परोसते हैं। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार के नाम पर झूठ परोसने का काम किया। इन्होंने स्मार्ट सिटी पर झूठ परोसने का काम किया। कहाँ है 2 करोड़ रोजगार, कहाँ है स्मार्ट सिटी, कहाँ है किसान की आय दोगुनी? इस पर अगर प्रश्न इनसे पूछना शुरू कर दिया जाता है तो ये बगले झांकने का कार्य करते हैं। ये केवल और केवल लोगों की आस्था को गुमराह करने का काम अगर कोई करने वाली पार्टी है तो देश के अंदर केवल भारतीय जनता पार्टी। राकेश प्रजापति साहब, मोदी साहब ने आज एक ब्लॉग लिखा है। उन्होंने ब्लॉग लिखा महाकुंभ के सफलता के बारे में। 140 करोड़ लोगों को धन्यवाद करते हुए बोले
आपके वजह से महाकुंभ सक्सेस हुआ। 65 करोड़ के ऊपर लोगों ने डुबकी लगाई। 3 लाख करोड़ के बिजनेस, 3 लाख करोड़ के ग्रोथ वहां पर हो गए। 15,000 से ऊपर ट्रेन प्रयागराज में चला। उनका कहना कि एकता का महाकुंभ, एकता का महायज्ञ 42 आज सफलतापूर्वक समाप्त हो गया और देश को बहुत लाभ हुआ है। तो इसमें गलती क्या है, गलत क्या है प्रजापति जी? जी 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 जी, देखिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। वो ब्लॉग लिखना जानते हैं, ट्विटर चलाना जानते हैं, लोगों को भाषण देना जानते हैं, मन की बात करना जानते हैं, लेकिन 11 साल के इतिहास में माननीय मोदी जी एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। एक बार भी। ये इससे ज्यादा शर्मनाक कोई प्रधानमंत्री इस देश के अंदर नहीं हुआ। ऐसा कोई एक प्रधानमंत्री बता दीजिए जिसने, जो रहा हो देश के अंदर, उसने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की हो। पूरे भारत के इतिहास में पहला प्रधानमंत्री ऐसे हैं ये, जिन्होंने 11 साल में एक भी बार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। मन की बात करेंगे, ब्लॉग लिखेंगे, फोटो शूट करेंगे, ड्रेस बदलेंगे, यहाँ तक कि देश की थूथू कराने में भी उनके पीछे नहीं हटेंगे। जब बोलना नहीं आता है तो अमेरिका के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ गए। अपने देश की मीडिया का सामना नहीं कर पाते हैं, अंग्रेजी का सामना करेंगे। और वहां पर कितनी थूथू हुई थी। और जब वहां से अमेरिका से बेड़ियां डाल करके लोग आए थे, इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी प्रधानमंत्री के नेतृत्व काल में विदेश में सबसे ज्यादा शर्मनाक स्थिति हुई है तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के शासन में हुई है। क्या आपने नहीं देखा कि किस तरीके से बेड़ियां डाल करके लोगों को अमेरिका से आप चला ही रहे हैं? देखिए आपने चला भी दिया। किस तरीके से बेड़ियां डाल करके लोगों से, बहुत अच्छा धन्यवाद देना चाहूंगा आपको, मेरी बात को आपने समझा। और बेड़ियां देखिए आप दिखाना है, इस देश को दिखाइए बेड़ियां किस तरीके से भारत के लोगों को बेड़ियों पर मुंह ठक्कर के लाया गया इस देश के अंदर। क्या एक प्रधानमंत्री का नाम बता दीजिए कभी किसी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐसा हुआ हो? ये केवल ब्लॉग लिखेंगे, ये फोटो शूट कराएंगे, एक दिन में 4 ड्रेसें बदलेंगे, 10 लाख का पेन लगाएंगे, 15 लाख का ड्रेस पहनेंगे। इसके अलावा इनके पास कोई बात नहीं, कोई नहीं है। ये अगर वास्तव में सच्चे प्रधानमंत्री हैं, देशभक्त हैं, तो एक बार देश की मीडिया का सामना करके दिखा दें, तब मैं मानूंगा इन्हें। राइट, सो दैट वाज प्रजापति साहब ने अपनी बात सामने रखी। मैं आप लोगों को फिर बता दूं, प्रजापति साहब इस वक्त शकील बदायूनी के शहर से हैं, वहां पर है बदायूं में, रेलवे स्टेशन के पास हैं। वही शकील बदायूनी, याद रख लीजिएगा। हाँ, मैं उसी बदायूं से हूँ, शकील बदायूनी वाला। जी 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 जी, शकील बदायूनी ने लिखा, नौशाद साहब ने संगीतबद्ध किया और मोहम्मद रफ़ी ने गाया मेरा फेवरेट भजन, और मुझे लगता है सारी दुनिया का फेवरेट भजन, मन तरपत हरि दर्शन को आज। और मैं सबके सामने अभी ये खुलासा कर रहा हूँ, सबके सामने। प्रदीप जी जितना खूबसूरती से गाते हैं उसको गिटार बजाते हुए मैंने कभी नहीं सुना। तो मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कभी भी जब उनका मूड हो, चैनल के ऊपर भी गिटार लेकर के आएँ और मन तरपत हरि दर्शन को आज जरूर गाएं। फिलहाल लेट मी गो अक्रॉस टू आरजू खान साहब। आरजू खान साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए सर प्लीज। जी, पत्रकार महोदय ने कहा, एक चीज कहा, मुझे उस पर मैं कंक्लूड करना चाहता था। उसको क्या उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों को संबोधित करके कहा कि एकता का प्रतीक है महाकुंभ? आप इसको थोड़ा सा करेक्ट करिए, क्या ये सही है? न, प्रधानमंत्री ने कहा, आरजू खान साहब, वो प्रधानमंत्री जो कहा वो मैंने रिपीट कर दिया था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कंप्लीट कर दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि वहां मुसलमानों का जाना वर्जित था। तो ये एकता का संदेश कहां से दिया आपने? और 140 करोड़ पूरे प्रदेश में देशवासियों को आपने कैसे संबोधित किया? आरजू खान साहब, are you sure? Arju Khan Sahab, are you sure about it? Because I know for a fact, I'm only saying this, I'm so sorry, because I know for a fact there are some delegations of Muslim women who have gone to the Mahakumbh from Mumbai and from Gujarat, जो डुबकी लगा के आई हैं। यानी आपके बीजेपी स्पोक्सपर्सन अली दरवाला साहब भी पूरे फैमिली के साथ डुबकी लगा के आए। डुबकी लगा, वो भी मुसलमान है, वो ही इज द हेड ऑफ द माइनॉरिटीज है। मैं आपकी बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूं। जी बोलिए ना सर प्लीज। मुझे इस वक्त में नहीं जाना है, लेकिन ये सच्चाई है कि वहां मुसलमानों के जाने के ऊपर बैन था। और ये खुद किसने कहा?
उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा। ये सच्चाई है। कुछ It was an official ban, sir. Sorry. कन्वर्जन करवाने की कवायद थी। Sorry, sir, but it was an official ban, official statement I हाँ, ऑफिशियल स्टेटमेंट है of the Uttar Pradesh government. आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश Oh my की God. सरकार का डेटा उठा के देख लीजिए कि That is official serious. announcement है या नहीं है। आजू खान साहब, you're usually right. हर चीजें जी आप बोलिए, आप कंप्लीट करें सर, प्लीज कंप्लीट, प्लीज कंप्लीट, प्लीज। हर जगह अवेलेबल है। तो इसलिए मुझे आपत्ति थी पत्रकार महोदय कि आपने कहा कि 140 करोड़ वो मोदी जी ने कहा है सर, मैं प्रदीप नाम्बियार जी। नहीं, ठीक है, आपने सही कहा, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं जो कमियां थी, जो खामियां थी, अरे वो तो बोला जाता है कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है, और उसके लाठी में आवाज नहीं होती है। वहां कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए जो कि दुर्भाग्यपूर्ण थे, क्योंकि ये तो लाशों के कारोबारी ठहरे। आंकड़े तो बता देते हैं कि 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, लेकिन यह आंकड़े नहीं दे पाते कि कितने मरे। और आपके पत्रकार महोदय, आप जैसे पत्रकार साथियों के कैमरे को भी नहीं ले जाने देते। और मैं बताता हूं आपको, मैं गवाही देता हूं कि जैसे ही से उठा के लाशें फेंकी गई हैं, गंगा के अंदर लाशें बहाई गई हैं, उनके परिजनों से उनको बताया नहीं गया कि कौन से वो परिजन भटकते रह गए। ये हकीकत है। और ऐसा इंसिडेंस हुआ कि मुसलमान था जो इलाहाबाद, जो कुंभ प्रयागराज का जो मुसलमान था, उसने अपनी मस्जिदें खोली, उसने अपने मदरसे खोल दिए, उसने अपनी इस्लामिक स्कूलें खोल दी, और उनको जितना हो सका उतना मदद किया। ये हकीकत है, और यही देश की खूबसूरती है। देश की एकता और अखंडता से ही भारत बनता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को देश के हिंदू मुसलमान की एकता से डर लगता है। इसलिए डर लगता है कि इनकी गद्दी खतरे में आ जाएगी। जिस दिन देश का हिंदू मुसलमान एक आ जाएगा, ये गद्दी पे नहीं बैठेंगे। इसलिए हर जगह कहते हैं कि मुसलमान बैन है। कुछ जरूर सेलिब्रिटीज लोग गए हैं, और वो इसलिए गए हैं कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति करे और ये बताएं कि कन्वर्जन कैसे किया जाता है। सर वो सेलिब्रिटी नहीं है सर, स्लम से थे सर। वो जूहू गली का जो स्लम है, मैं आपको बता दूं, जूहू गली का जो स्लम है, वहां की मुस्लिम औरतें वो गई हैं, वापस आई हैं। वो कहती हैं कि हमारा जो शिजरा है वो सीधी सादी बात बोलता है कि 4 पीढ़ी पहले हम सब लोग हिंदू थे, तो हम जाएंगे, प्रॉब्लम क्या है। उनके कुछ मर्द भी साथ में गए थे। I am only going from my personal experience. ये उनकी आजादी है। मैं इससे नहीं रोकता हूं। जो जाना सके, जो जा सके, जहां जा सके, उसकी अभिव्यक्ति की आजादी है, और वो जाएगा। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, उनके कैबिनेट से ये पास होता है कि मुसलमानों का जाना Sorry, I don't want to interrupt you, आजू खान साहब। आपके पास अगर वो स्टेटमेंट हो, will you forward it to us? नेशन नाउ पे आप वो फॉरवर्ड कर देंगे, प्लीज शेयर इट, बिकॉज़ आई हैव नॉट बीन, प्रदीप जी वन सेकंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ आई हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड इट। एकदम मैं कर दूंगा। आई हैव ओनली बीन एबल टू फाइंड वन थिंग। एक चीज मुझे मिली है, वो है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ये कहा है कि यहां पर जो गैर सनातनी हैं उनको दुकानें खोलने से मना किया जाए। ये उनकी स्टेटमेंट है। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इज नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की कोई स्टेटमेंट मुझे यहां नहीं मिली है सर। यह मिला है कि बहुत साधु संतों ने, साधु समाज ने योगी आदित्यनाथ जी को लिखा था कि मुसलमानों को बैन किया जाए, और योगी आदित्यनाथ जी का जवाब उस पर क्या आया वो यहां पर उपलब्ध नहीं है। अगर आपके पास है तो प्लीज शेयर इट सर, प्लीज। आजू खान साहब, मैं आजू खान साहब, मैं आपसे आगे पूछता हूं। जी, अब एक मिनट, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। अब ये बताइए कि आपने कांवड़ में देखा ना, जो जा रहे थे कांवड़ यात्री जो जा रहे थे, जी, रोक लगा दिया गया था। अरे मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा, और ये लगातार ये सरकार ऐसा करती है। आजू खान साहब, धन्यवाद देना चाहूंगा न्यायालय का, उसने सही फैसला दिया। और सुनिए, आरएसएस, आप कहिएगा कि आरएसएस इनकी टीम नहीं है, इनकी पॉलिटिकल ये नहीं है, लेकिन वो तमाम इस तरीके के काम करती है ना। बजरंग दल को आप कहिएगा कि ये इनकी विंग नहीं है, लेकिन बजरंग दल किसकी आइडियोलॉजी पे चलती है? भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी पे चलती है। तो आप किस तरीके से इसको डिनाय करिएगा कि खारिज कर दीजिएगा कि ऐसा नहीं है? ये सच है, और नहीं है तो आप अपने कैमरे को ले जाइए हो इलाहाबाद में, प्रयागराज में, और वहां के मुसलमान, झुग्गी झोपड़ी और हिंदुओं से पूछिए।
वो आपको सच्चाई बता देंगे। we'll do that. आई वांट आल्सो अर्जुन खान साहब, मगर कहां तक ये ठीक है कि लालू प्रसाद यादव जी इस चीज को महाकुंभ सब फालतू है इस प्रकार से आलोचना करना, महाकुंभ कुछ नहीं है इस प्रकार से बोलना, अखिलेश यादव जी आलोचना करना, तो ममता बनर्जी कहा मृत्यु कुंभ है, तो जितने इंडिया अलायंस के पार्टनर्स मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे हैं कि कुंभ में डुबकी लगाने से क्या आपको नौकरी जनरेट होगा, क्या प्रॉस्पेरिटी है, तो एक से एक लोग जैसे इंडिया अलायंस के सनातन धर्म और उनका कहना कि अटैक है, राहुल गांधी जी और उद्धव जी जाके कुंभ में डुबकी तक नहीं लगाए, तो ये क्या है, ये अपीसमेंट है, किस प्रकार से आप देखते हो? जी मैं इसको बताता हूं, मैं सारे सवाल का आपका एक एक करके जवाब देता हूं। लोकतंत्र में ये उनकी खूबसूरती है, और लोकतंत्र में इस खूबसूरती को ये मत समझा जाए कि वो आपके खिलाफ है, वो राष्ट्र के खिलाफ है। वो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ हो सकते हैं, सरकार के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र के खिलाफ बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। कुंभ खराब है, कुंभ मौत का कुंभ है, ये क्यों कहा गया? व्यवस्था के ऊपर कहा गया। आप 50 से 60 करोड़ 70 करोड़ आप गिना देते हैं कि लोग आए, दर्शन किए, श्रद्धालु आए, लेकिन आपकी क्या ऐसी परेशानी है? वो इक्विपमेंट कहां चला जाता है जो लाशों को नहीं बता पाता है, और उसके सरकारी आंकड़े नहीं दे पाता है सही से। आप 17 बोलते हैं, आप 27 बोलते हैं, आप 30 बोलते हैं, और वहां बैठे हुए जो लाश, जो जिनके परिजन हैं, वो कुछ और बयान करते हैं। तो ये सच्चाई है। वहां की व्यवस्था को लेकर कहा गया कि खराब है, और खराब। और दूसरी बात, कुंभ आज कोई नई चीज नहीं है, इससे पहले भी अर्ध कुंभ, कुंभ, महाकुंभ, ये सब होते आए, ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन ये जो पब्लिसिटी करना चाहते हैं ना, हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण, जात पात में बांट के, ये किस तरीके से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाना चाहते हैं, सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं, ये सब नई चीजें दिख रही है। अटल जी भी थे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन वो अटल जी की भारतीय जनता पार्टी एकदम अलग थी, और आज की नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी एकदम अलग है। वो देश को मानते थे, संविधान को मानते थे, अपने ऑपोजिशन को मानते थे, लेकिन ये क्या करते हैं, आपके ऊपर थोपना चाहते हैं वो चीज। और हम बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करेंगे? एकदम करेंगे। आप तो कहते थे कि हम अमृत काल में जी रहे हैं, और आपका अमृत काल हमने कोरोना में भी देखा। आपके अमृत काल में हमने देखे जो पलायन करके जो दूसरे देशों में चले गए 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए, उनके हाथों में जंजीरें और पैरों में बेड़ियां बांधी गई थी। तो ऐसा आपको अमृत काल मुबारक हो, और ऐसा आत्मनिर्भर भारत भी आपको मुबारक हो। बिहार की जनता, पूरे देश की आवाम आपसे जरूर सत्ता से सवाल करेगी कि बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, जिसको आप भ्रष्टाचारी कहते हैं, उसको आप मशीन में डाल के कैबिनेट का मिनिस्टर बनाते हैं, डिप्टी सीएम बनाते हैं। ये आपकी कथनी और करनी है। ये सवाल हम करते रहेंगे, और ये सवाल हमको संविधान ने दिया है अपोजिशन के नाते, और ये हमारा औचित्य बनता है कि हम सरकार से सवाल करें। Let's go to Ganesh Khankar Sahab. Ganesh Khankar Sahab has not spoken as yet. Ganesh Khankar, my old friend from the BJP, one of my dearest friends. So Ganesh Khankar Sahab, before I ask you to elaborate on whatever has been said with regard to the Mahakumbh, दोनों प्रजापति साहब ने और आरजू खान साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बताया, even though I have not been able to find that link so far कि Muslims were officially banned from Mahakumbh, ऐसा मुझे कुछ मिला नहीं है very frankly। और मेरे जानने वाले बहुत मुसलमान जो हैं वो डुबकी लगा के आए हैं, उन्होंने फोटोज भी लगाई हैं। We'll shortly can somebody please put out दारूवाला साहब्स pictures of Mahakumbh to the admin head please। जरा वो दारूवाला साहब की जरा तस्वीर लगा दीजिएगा। लेकिन सर इसके पहले कि आप शुरू करें, जो बात हुई है स्पेशली विद रिगार्ड टू, ओके यू डिड अकॉर्डिंग टू यू इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल कुंभ, बहुत जबरदस्त था, मानते हैं? इतने ज्यादा लोग, जबरदस्त, मतलब सर जहां पर मैं कहता हूं 1 लाख लोग भी आ जाते हैं तो पुलिस को बड़ी मुश्किल हो जाती है संभालने में क्राउड को, या तो करोड़ों की तादाद में है। तो मैं मानता हूं कि कुछ घटनाएं होंगी ही। आई बीन अ जर्नलिस्ट नाउ फॉर 42 ईयर्स, 42 साल हो गए सर मुझे जर्नलिज्म में। पेट्रियट से शुरू किया था दिल्ली से, अब यहां पर पहुंचा हूं। मैं आपको बोल रहा हूं सर मेरा ये कहना है आपसे, बिकॉज यू नो आई एम अ फ्रेंड ऑफ योर्स सर, जिस दिन पहले दिन भगदड़ मची थी, ये आपसे पर्सनल व्यक्तिगत सवाल है। आई एम नॉट आस्किंग यू एज अ बीजेपी स्पोक्स पर्सन, आई एम आस्किंग यू एज गणेश खानकर। गणेश खानकर साहब, आप व्यक्तिगत तौर पर आप इसका जरा जवाब दें। जब भगदड़ मची पहले, आपको लगता नहीं है कि बहुत अच्छा होता अगर उसी दिन सच बोल दिया जाता कि हाँ भाई भगदड़ मची है, ये हुआ है, इतने लोग मरे हैं, इतने लोग जख्मी हैं, प्लीज टेक ए लुक। आप हर एक से बात कर सकते हैं, और हम लोग
जो आयोजन में है हम लोग ये व्यवस्था कर रहे हैं। जिनकी मौतें हुई हैं उनको इतना मुआवजा मिल रहा है, जो जख्मी हैं उनको इतना मुआवजा मिल रहा है, और वो लोग मोतीलाल नेहरू के इस वार्ड में हैं और उसके जो मॉर्चुरी है उसके अंदर इतनी लाशें पड़ी हैं। सर आपको लगता नहीं है कि इट वुड हैव बीन फार बेटर? क्योंकि पुलिस ने क्या किया, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट माय ओन रिपोर्टर वाज देयर, आवर स्ट्रिंगर ऑफ कोर्स, उसको भी अंदर नहीं जाने दिया वहां पर लाशें गिनने के लिए। यूजुअली क्या होता है, रेलवे की एक्सीडेंट होता है, कोई टेररिस्ट एक्सीडेंट होता है, हमें इजाजत होती है। ज्यादातर अभी इस चैनल पर वी नेवर शो डेड बॉडीज, वी ट्राई नॉट टू शो डेड बॉडीज, बट ऑल द सेम। आप गणेश खानकर साहब आप बोलिए, यू हैव द फ्लोर, यू कैन से व्हाटएवर यू वांट, प्लीज टेक योर टाइम, गो अहेड सर। राजीव जी, आपने बहुत वाजिब सवाल ये पूछा कि मुझे लगता है कि जब ये करोड़ों की तादाद में जब जनता वहां पर जाती है, भक्तगण वहां पर जाते हैं, और ये अंदेशा तो पहले से था कि इतनी बड़ी भीड़ वहां पर आने के बाद कुछ ना कुछ फोर्सेस तो वहां राजीव जी काम भी कर रहे थे, जिसके बारे में कुंभ के बीच में चर्चा भी हुई, लेकिन उस मीडिया के बात को बहुत ज्यादा फिर तवज्जो भी नहीं मिली और उस बात को बाहर चलने भी नहीं दिया। एक बात तो मैं मानता हूं कि उस दिन जो वाकया हुआ वो कुछ लोगों की गलतियों के कारण हुआ, उसकी बाद में अच्छी खासी चर्चा भी हुई कि लोग समझाने के बावजूद समझ नहीं रहे थे, कुछ लोग जिद कर रहे थे जी। और उसके कारण ये हुआ जी। अब आप जो बार बार मेरे मित्र जो आज इस चैनल पर बैठे हैं, एक मित्र ने तो प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए इस बात को कहा, हमारे एक मित्र ने तो हिंदू मुस्लिम ये सारी बातें। राजीव जी, ऐसा है कि मैं तो कुंभ में जा नहीं पाया क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जिम्मेदारी है, मैं यहाँ से हिल नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे बहुत सारे परिवार ऐसे पता है जो हिंदू नहीं है लेकिन वो कुंभ में गए थे। अब मैं यहाँ आवश्यक नहीं समझता कि मैं ये बताऊं कि वो मुस्लिम थे। अब ऐसा है कि हमारे कुछ मित्रों को लगता है ये कन्वर्जन का कुछ मामला है, तो राजीव जी मैं आज आपके चैनल पर ये कहने जा रहा हूं और उसको आप गंभीरता से नोट करके लीजिए। देखिए, आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, आप किसी को रोक नहीं सकते। आपने जितना रोकना चाहिए था आपने रोक लिया। अब इस महाकुंभ के बाद लोगों का देखने का नजरिया पूरे हिंदुस्तान में नहीं तो पूरी दुनिया में अब बदल चुका है। ना ही हमने किसी से यह कहा था कि आप कुंभ में मत आइए, किसी मुस्लिम को आने के लिए रोकने के लिए भाई हम कौन होते हैं, सवाल ही नहीं आता। जिन महिलाओं के इंटरव्यू उन्होंने दिए कुंभ से बाहर आने के बाद, जिन पुरुषों ने इंटरव्यू दिए, क्या वो मुंबई में बैठकर दिए थे क्या? उनके पीछे का बैकग्राउंड तो कुंभ का दिख रहा था ना भाई। और राजीव जी मैं आपको बताऊं, गए साल भर से इस कुंभ की चर्चा हो रही है। पहले आंकड़ा 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ तक जा रहा था, और मुझे याद है कुंभ के शुरू होने के पहले तक यह कहा गया कि इस बार इस कुंभ में 50 करोड़ तक लोग आएंगे। और ये जब कहा गया तो उस दिन भी इसी तरह की आलोचना की गई, भारतीय जनता पार्टी को ये करना है, भारतीय जनता पार्टी को इसकी ऐड करनी है, उसकी ऐड करनी है। और आज जो आंकड़े दिए जा रहे साहब, तो 65 करोड़ लोगों ने वहां पे डुबकी लगाई है। बिटवीन 65 एंड 70 सर 65 एंड 70 करोड़ ये हो सकता है, यानी कम ज्यादा हो सकता है, ये मैं मान भी लेता हूं। अब ये इतना बड़ा कार्यक्रम होने के बाद कुछ लोगों का जो रवैया है ना साहब, हमको तो ये खारघर में कोई बीच में इज्तिमा का बड़ा समागम हुआ था राजीव जी, बराबर है, लाखों की संख्या में मुस्लिम भाई वहां पर आए थे जी। हमको तो कहीं पेट में दर्द नहीं हुआ हमको दर्द, और होने की वजह भी नहीं है भाई। आपका मजहब है, आपको जैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप कीजिए। हमारी आपसे विनती इतनी है, आप हिंदुस्तान में रहते हो तो जनगण मन जब शुरू हो ना तो साहब अपनी जगह पे खड़े हो जाए। वंदे मातरम के प्रति आपका आक्षेप हो सकता है, आप माँ की वंदना नहीं करना चाहते तो कम से कम ये नेशनल एंथम है, अपनी जगह पे आप खड़े हो, ना बोलोगे तो भी चलेगा। जो पाकिस्तान में रहता है ना साहब, तो पाकिस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति किसी भी मजहब का हो, वो उसकी नेशनल एंथम पे खड़ा होना ही चाहिए। यह हिंदुस्तान के लोग अपेक्षा करते हैं। यार हिंदू मुस्लिम में क्यों बीच में ला रहे? हमने तो आपसे नहीं पूछा, और दुनिया ने
अब दुनिया में राजीव जी इस पर पीएचडी के कोर्सेज शुरू हो चुके हैं कि इतने सारे लोग एक साथ कैसे आए, इतनी सारे लोगों की व्यवस्था कैसे हुई, इतने सारे लोग इस तरह से सुरक्षित कैसे जा सकते हैं, उनकी साफ सफाई से लेके उनके भोजन की व्यवस्था, उनके आवागमन की व्यवस्था, सब इस पे पीएचडी अब शुरू हो चुकी है। कानकर साहब, यही जो आपने प्रश्न उठाया कि इतने लोग कैसे जमा हुआ, दैट इज द मेन क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। अखिलेश यादव जी और जितने इंडिया अलायंस के लोग कह रहे कि आपने जो रॉन्ग मार्केटिंग करके लोगों को ल्योर करके लेके आए वहां पर कि 144 इयर्स में पहली बार, लास्ट जो 144 इयर्स में पहले महाकुंभ हुआ था 1881 में, 1881 के बाद ये पहली बार ये महाकुंभ यहां पर हो रहा है, तो आपके लाइफ गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़ो करके आधा हिंदुस्तान वहां पर पहुंच गए, आधा हिंदुस्तान से ज्यादा प्रयागराज में पहुंच गए और आप व्यवस्था कर नहीं पाए इतने। तो ये रॉन्ग मार्केटिंग आपने क्यों किया, ये आप पे प्रश्न चिन्ह है गणेश कानकर साहब। भाई देखिए, ऐसा है कि मैं आपको एक ही उदाहरण देता हूं कि इसके पहले जो पंढरपुर की वारी होती है ना जी, तो पंढरपुर की वारी में लोग जाते थे, लोग जैसे आते थे तो हम छोटे बच्चे भी थे तो हम उनके पाँव पकड़ लेते थे। अब ये आस्था है कि जो पंढरपूरला जाऊन आला तसे पाय पकड़ावे, तो उस पुण्य के भागी हम भी होते हैं। उस समय मीडिया नहीं थी, चैनल नहीं था, इतनी चर्चा भी नहीं होती थी, लेकिन लोग चले जाते थे। अब साहब आपके मीडिया रोज हमारे पंढरपुर के वारी के बारे में आप देखिए, आषाढ़ महीना शुरू हो जाएगा, दिखाना प्रारंभ करेंगे। ये कुंभ के बारे में जो आप कह रहे हैं ना, तो अब ये नया ट्रेंड आ चुका है कि हर कोई व्यक्ति उस पंढरपुर की वारी में 2 घंटे क्यों ना हो, लेकिन उनके साथ में चले जाता है। आप इस बात को मानेंगे नहीं मानेंगे राजीव जी, लेकिन जिस गांव से पंढरपुर की वारी जाती है वहां पर जात धर्म सारा भूलकर, ये मैं मेरी बात को ध्यान से पढ़िए, मैं जात धर्म कह रहा हूं, जो पंढरपुर में लोग चले जाते हैं ना, उनके लोग पांव दबाने के लिए जाते हैं, खाना परोसने के लिए जाते हैं। ये हमारी परंपरा है साहब, वर्षों से चली आ रही, इसमें जात धर्म का कोई लेना देना नहीं है। और जब से आपके हाथ में मोबाइल आ चुका है, सोशल मीडिया आ चुकी है, अब लोग आस्था का विषय बनाकर इसमें सम्मिलित होते हैं। अब इसका प्रचार होगा। अब ये कुंभ के बारे में कहेंगे कि आपने ये मार्केटिंग की, आपने वो मार्केटिंग की, आपने ये किया, आपने वो किया, तो मैं आज आपको इतना ही जवाब देता हूं, मुझे आपसे और कोई उम्मीद नहीं है साहब। जब 1989 में पहली बार कार सेवा हुई, तब भी गोलियां चली थी, 91 में भी गोलियां चली थी, तब भी हम थे, आज भी हम हैं। अयोध्या में प्रभु राम बैठे हैं। और राजीव जी, मुंबई में इतने लोगों के फोन आते थे कि साहब पांव रखने के लिए अयोध्या में जगह नहीं है, वाराणसी में पांव रखने के लिए जगह नहीं है, आपकी इतनी राजनीति में चलती है, साहब कहीं वीआईपी पास दिलवा दो। मैंने कहा बॉस, इतनी जगह नहीं है, आप कहां से वीआईपी कॉरिडोर तक पहुंचोगे? मैं पास भी किसी से दिलवाने की कोशिश करूंगा तो कहां से पहुंचोगे? ये सब हम नहीं कर रहे हैं, ये समय करता है। और मैं आध्यात्म की चर्चा नहीं कर रहा हूं। आप लोगों ने जिस तरह की अपीसमेंट की राजनीति की ना साहब, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता भी रहा हूं। गत हफ्ते में श्रीनगर में राजीव जी विद्यार्थियों की रैली की मैं पिक्चर देख रहा था, और श्रीनगर का यह विद्यार्थी कह रहा था, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। यानी मैं गदगद हुआ साहब। मैं यहां बैठकर मुंबई में ये घोषणा देता था, पुलिस का डंडा चलता था, घोषणा देते थे, आज मेरा कश्मीर का भाई घोषणा देता है। मैंने तो नहीं कहा ना कि साहब अपना धर्म बदल के हमारे साथ आइए, हम नहीं चाहते साहब, आप जहां हो आप वहीं पर रहिए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन आप तारीफ करने की बजाय अब हर चीज को केवल क्रिटिसाइज करेंगे। अरे आप कुंभ में नहीं आए तो मत आओ साहब, आप प्रभु राम के दर्शन के लिए आपको इनविटेशन देने के बावजूद आप नहीं आए तो मत आइए साहब। आपने प्रभु राम के लिए धन इकट्ठा करने की बात आई, तो आपने जो जो बात कही वो सारा आपको रिटर्न मिल रहा है, सारा सब कुछ। गणेश कानकर जी, गणेश कानकर जी, जनता आपको रिटर्न दे रही है। गणेश कानकर जी, आई हैव अ डिफरेंट क्वेश्चन। एक मिनट, आप बिहार के बारे में राजीव जी बात कर रहे हैं ना साहब? जी जी जी। तो आप मुझसे कहते हैं कि भविष्यवाणी आप करते हो साहब। ये 65 करोड़ लोग आए थे, इनमें से 2-4-5 करोड़ लोग तो बिहार के आए होंगे साहब, जिन्होंने आस्था का महाकुंभ देखा होगा, योगी जी की सारी रचना देखी होगी साहब। जो लोग महाराज से गए थे वो में ना तो मेरे दोस्त है,
ना मैं कभी उनसे मिला था। साहब आने के बाद रास्ते में रोक कर ये कहते थे, रास्ते रोक कर, गणेश जी आम्ही जे पाहिलं ना त्याची आम्ही कधी कल्पना केली नव्हती, हमने कभी सोचा नहीं था। गणेश जी आपके डेडिकेशन को सलाम करता हूँ कि आप इस पार्टी के साथ काम कर रहे हो, आपने कर दिखाया। Right, wonderful. Now I'm asking you a different question. वो मुझे वोट देगा नहीं देगा मुझे पता नहीं है, जी, मैं मेरा अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ राजीव जी। अब बिहार में भी ये हमारे जितनी निर्भत्सना करना चाहे, प्रधानमंत्री को बेशरम कहे, शर्म कहे, आपको जनता आपकी जगह दिखा देगी। राइट, सो वन क्वेश्चन सर गणेश धनखड़ जी, मैं एक उल्टा सवाल पूछ रहा हूं आपसे, उल्टा सवाल पूछ रहा हूं। ये कहा गया कुंभ को कमर्शियलाइज कर दिया गया, कुंभ की मार्केटिंग की गई। मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट्स रॉन्ग विद इट? मैं जानना चाह रहा हूं, हम क्या अपनी चैनल की मार्केटिंग नहीं करते? सर एक मिनट बात सुनिए, एक मिनट, मार्केटिंग क्यों ना की जाए? वी आर नाउ इन द 21st सेंचुरी, व्हाट इज द प्रॉब्लम? आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं आ रहा हूं, आरजू खान साहब मुझे मालूम है आप कुछ बोलेंगे, मैं आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं, नॉट टू वरी। लेकिन गणेश धनखड़ जी ये बताइए, हर चीज की तो मार्केटिंग करते हैं, प्रॉब्लम क्या है बताइए? सर इसमें क्या गलत है? मैंने तो आपके चैनल पर ही कहा था ना साहब कि ये हमारी सोच है कि भारत में जितने वाराणसी हो, अयोध्या हो या फिर मथुरा हो, फिर गंगोत्री हो, बताइए कि असलियों को अगर हरिद्वार में आवाज क्यों आ रही है? जी प्रजापति जी बोल रहे हैं, राजीव जी बीच में आवाज आ रही है। प्रजापति जी बोल रहे हैं सर, समाजवादी पार्टी के प्रजापति जी बदायूं से बोल रहे हैं। कुंभ की है तो क्या गलत कह दी जी? अरे मार्केटिंग आपने बताइए कभी ऐसा किसी अस्थियों को 4-4 6-6 जगह बहाया गया हो? आपने अटल बिहारी वाजपेयी की, कल्याण सिंह की अस्थियों का क्या हाल करके रख दिया था, कलश यात्रा करके निकाली। अब मार्केटिंग कहाँ मार्केटिंग में चूकते हो आप? कोरोना काल में देश में करोड़ों लोग परेशानी में घूम रहे थे, तब भी आपकी मार्केटिंग जारी थी, तब भी प्रधानमंत्री जी का फोटो आ रहा था वैक्सीन का। प्रजापति जी ये तो बात पुरानी हो गई ना। तो मार्केटिंग भारतीय जनता पार्टी मार्केटिंग के अलावा प्रजापति साहब केवल और केवल इनसे व्यापारीकरण इनसे केवल झूठे वादे करा, इनसे केवल जो है बिल्कुल व्यापारीकरण। अरे मैं पूछता रहा हूँ, आप बताइए 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? आप बताइए किसान की आय 2 गुनी हुई? आप बताइए 100 स्मार्ट सिटी कहाँ बने? आप बताइए हवाई जहाज में कहाँ बैठा? बताइए ना, कोई बात बता दीजिए इनमें से। अरे डॉलर की कीमत 1 रुपया आई, वो भूल गए? वो भी तो बताओ। अरे प्रधानमंत्री जी बाहर जाते हैं और कहते हैं पर डे जो है हमारे यहाँ एक यूनिवर्सिटी बन रही है, पर डे एक यूनिवर्सिटी बन रही है, तो साल में 365 यूनिवर्सिटी बन जानी चाहिए, और 11 साल में कितनी बन जानी चाहिए? 33,000 यूनिवर्सिटी बन जानी चाहिए। कितनी यूनिवर्सिटी बनी है बताइए? आज भी हम यूनिवर्सिटी के मामले में जनसंख्या में नंबर 1 पहुंच गए, यूनिवर्सिटी के मामले में 11वें नंबर पर है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप कह रहे हो पर डे ITI बनना है, क्या बातें करते हैं? मार्केटिंग कहती तो आपको इतना दर्द हो गया? अरे दर्द को पचाना सीखिए सर, मार्केटिंग सुनना सीखिए, वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, सीखिए। दर्द नहीं हुआ है सर, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। आजू खान साहब तो बढ़िया बात है, बढ़िया बात जी बोलिए सर, बोलिए एक्सेप्ट करना चाहिए। दर्द बोलिए सर, ज्यादा दर्द हो जाए। एक सेकंड गणेश धनखड़ साहब, आई वांट टू से समथिंग फॉर जस्ट 30 सेकंड्स, बोलिए। मासूम पिक्चर देखिए साहब जी, देखिए कौन सी वाली? नहीं सुनिए बताता हूं। कौन सी वाली मासूम? नसीरुद्दीन शाह शबाना आजमी वाली? नहीं सुनिए, मासूम पिक्चर में एक बहुत अच्छी लफ्ज है, कभी किसी को मुकम्मल, ये सारा जो मैं आपको बीच में कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता जी, आहिस्ता आहिस्ता का गीत है। वैसे मासूम में एक गीत है साहब, वैसे वो गीत आज सुनाने का मौका नहीं है जी, सुना दीजिए सर, सुनाई दीजिए। नहीं सुनिए तो राजीव जी, इनकी परिस्थिति क्या है पता है? आज हम डिबेट पर बैठे हैं और ये शोके बयां अपना दुख जाहिर कर रहे हैं कि साहब राजनीति आपने भी प्रारंभ की थी, राजनीति हमने भी प्रारंभ की थी, लेकिन इतना ही है कि मालिक हम 2 पर थे, आप सत्ता में थे, आप चारा खाते रहे, हम दिल्ली के तख्त पर जाकर बैठे हैं। राइट, अब इतना दर्द मत कीजिए साहब, हम जब बात करने बैठे हैं, अरे आप और हम साहब, मैं खुले दिल से कहता हूं कि मक्का मदीना में यदि मुस्लिम भाई जाता है और वहां की सरकार उसकी यदि मार्केटिंग करती है कि भाई हम इतनी फैसिलिटीज दे रही है, आप मक्का मदीना में आइए,
तो साहब उसमें गलत क्या है? मुझे तो कुछ गलत नहीं लगता भाई। वहां पर सरकार है, उसकी इकोनॉमी चलती होगी। लोग यदि पिलग्रिम्स के रूप में वहां पर यदि मक्का मदीना जाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं उनके अल्लाह साहब का, तो इसमें क्या गलत है? मुझे तो कुछ गलत नहीं लगता भाई। हमने वैसे हमारे आस्था का विषय That's what I wanted to bring up, sir. तो इसमें क्या I agree with you. I don't disagree, but let's go across to आरजू खान साहब. आरजू खान साहब बोलिए प्लीज. राजू जी, मेरी आखिरी बात बताता हूं कि ये तो हमने छुपाया। हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया से 5 लाख विदेश में रहने वाले हिंदू हर साल भारत में आए और वे यहाँ पर दर्शन करें। 3 लाख करोड़ की इकोनॉमी का मदद ये हमारे पूरे अर्थव्यवस्था को मिलने जा रही है और उसकी शुरुआत भी हुई है। उसकी शुरुआत भी हुई है। ये इकोनॉमी बढ़ती है तो इसकी मार्केटिंग करने में गलत क्या है? अब मार्केटिंग करने में गलत क्या है? जी, लेट्स गो अक्रॉस टू आरजू खान साहब. आरजू खान साहब, योगी आदित्यनाथ जी ने साफ कहा कि जिसको जो चाहिए वैसा मिला। उन्होंने कहा गरीब श्रद्धालुओं को भगवान प्राप्त हुआ है, जो गंदगी है सुअर को गंदगी मिला है, जो गरीब लोग थे वो पैसा कमा लिया है, और जो गिद्ध है गिद्ध वल्चर उनको डेड बॉडीज मिला, शव मिला। तो ये कितना आपको कैसे, यानी एक ही लाइन में योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे ऑपोजिशन को किस प्रकार से कहा? लालू बोलिए आरजू खान साहब. देखिए, अगर टूट मापने का अगर पैमाना होता तो शायद वो टूट के चकनाचूर हो जाता। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हमारे लीडर ने बड़ा बड़ा झूठ बोला। उन्होंने कहा कि किसको किसने रोका है, कन्वर्जन की बात है। अरे लफ्ज हाथ पे पहरा आपका है साहब, प्यार पे पहरा और मीडिया आप डालते हैं, घर वापसी पे पहरा आप डालते हैं। अगर क्रिश्चियन इस देश का, अगर आदिवासी पिछड़ा दलित अगर क्रिश्चियन में जाना चाहता है तो रुकते आप हैं और कहते हैं इतनी बड़ी बड़ी। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर झूठ मापने वाला अगर कोई पैमाना होता तो टूट के चकनाचूर हो जाता। और इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। देश में डिवाइड एंड रूल की आप पॉलिसी लेके आए हैं। आप संवैधानिक पद पे बैठते हैं और संवैधानिक पद पे बैठ के संविधान को रोकने का आप काम करते हैं। 140 करोड़ भारतीयों की बात नहीं करते, आप हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। और मार्केटिंग तो आपके नस में छिपा हुआ है। आप कैसे कैसे बोल रहे थे? मार्केटिंग आपने किस चीज का नहीं किया? और आपने पत्रकार महोदय कहा कि गिद्ध वगैरह तमाम योगी आदित्यनाथ, हमने कोविड में देखा है, फर्स्ट वेव में और सेकेंड में। कोविड में जो लाशें हैं ना उत्तर प्रदेश और बिहार में, ये हमने देखा और आपके टीवी चैनल के माध्यम से देखा कि गंगा में लाशें तैर चल रही थी और उसको कौवे, गिद्ध और कुत्ते नोच के खा रहे थे। ये इनकी सुशासन की सरकार थी, ये इनकी सुशासन की सरकार थी। लेकिन उसके बाद भी इस प्रदेश का, बिहार प्रदेश की मैं बात करूंगा, जीतन राम मांझी की, आप बात करते हैं कि आपको रोका किसने है? आपके मनवादी सोच ने रोका है, आपके सामंतवादी सोच ने रोका है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जाते हैं मंदिर में तो उसको कौन रोकता है? राष्ट्रीय जनता दल रोकती है, ममता बनर्जी रोकती है, या अखिलेश प्रसाद सिंह रोकते हैं, या अखिलेश यादव रोकते हैं? आप बताइए तो उनको कौन रोकता है? वो कौन ऐसी यंत्र है जो उनको मंदिर जाने से रोकती है? इस देश के राष्ट्रपति अगर मंदिर जाना चाहे, मंदिर से बाहर निकलते हैं तो मंदिर को धोया जाता है और आप एकता की बात करते हैं। आप हर जगह तो वो मानसिकता लेके आ गए हैं, हर जगह प्यार में जहर डालते हैं। कोई घर वापसी करना चाहता है, घर, मतलब हर जगह आप एजेंडा चढ़ा देते हैं हिंदू मुसलमान का और बात करते हैं धर्म का। अरे साहब, आप धर्म के फर्जी ठेकेदार हैं। हकीकत यही, आप मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी सत्ता के लिए उससे, और यही आपकी परेशानी है। आपने देश को राष्ट्र समझा कहा? आप तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करते हैं और आईना हमको दिखाते हैं। अगर ये आईना आप देख लें तो शायद बेहतर। आईना की यही फितरत होती है, शीशा की यही फितरत होती है कि वह उसको, आदमी को चेहरा उसका बराबर दिखाता है। ये सारे चीज तो मैंने आपको बता दिए। अब मेरे सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि आप फर्जी ठेकेदार हैं या अगर सच्ची सनातनी है तो बताइए कि कौन रोकता है? मंदिर जाने से कौन रोकता है? इस देश का मुख्यमंत्री, इस देश का मुख्यमंत्री और इस देश का राष्ट्रपति को किसने रोका था? राष्ट्रीय जनता दल ने रोका था, या ममता बनर्जी की सरकार ने रोका था, या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार ने रोका था? आप ये सारे सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा। और वो कुत्ते और जो कौवे जो खा रहे थे कोरोना के वक्त में, जो लाशें जो तैर रही थी, तो जरूर जवाब दीजिएगा। गणेश खानकर जी, इसमें एक मेरा भी छोटा सा सवाल है। जो
आरजू साहब पूछना भूल गए सर, डॉलर वाज सपोज टू बी 1 रुपी और समथिंग लाइक दैट, इजंट इट? कहा था ना 1 रुपए का हो जाएगा डॉलर। अगर 1 रुपए का हो गया विल बी रूइंड सर, सत्यानाश हो जाएगा पूरे देश का अगर 1 रुपए का हो गया तो। लेकिन अभी सत्यानाश हो रहा है सर, एक्सपोर्टर्स को छोड़ के। एक्सपोर्टर्स की चांदी हो गई, आपने लॉटरी निकाल दी एक्सपोर्टर्स के लिए। 87 रुपीज 35 पैसे टू द डॉलर सर। सर वी आर ऑल्सो सिटीजन ऑफ इंडिया, हम लोग भी तो भारतीय नागरिक है ना। ये क्या है कि जो एक्सपोर्ट करते हैं दे हैव बिकम मल्टी बिलियनियर्स बिकॉज ऑफ द फॉलिंग रूपी। सर ये क्या है सर? गणेश कानकर साहब बोलिए प्लीज। ऐसा है राजीव जी कि डॉलर के बारे में तो आज यहाँ पर चर्चा करना मुझे मतलब ठीक तो लग नहीं रहा है, क्योंकि डॉलर ये विषय ही सब अलग है। उस पर किसी दिन आप हमको बुलाएंगे तो मैं जरूर चर्चा करूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। बाकी तो बोलिए। वाले तो होने आपको पता है, मैं सब सारे चीजों के बेबाक जवाब देता हूँ जी। बाकी तो बोलिए सर, बाकी जो सवाल पूछे हैं आरजू खान साहब ने उनका जवाब दीजिए। बोलिए सर प्लीज गो। हाँ जरूर, क्योंकि ट्रम्प ने जो वादे करके वो अमेरिका में चुनाव जीतकर आए जी, उस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। अब ये जिसको पूरे वर्ल्ड की राजनीति समझ में नहीं आती, वो जो भी सवाल उठाए अब उन पर जवाब देना मुझे तो ठीक नहीं लगता। देखिए ऐसा है कि ये जो बार बार कह रहे हैं कि भाई राष्ट्रपति को रोका गया, मुख्यमंत्री को रोका गया, राजीव जी आज के समय में ये मेरे देखने में तो कहीं आया नहीं कि भाई कोई मंदिर में गया और उसको धोया गया। ये तो मैंने जीतन राम मांझी जी का नाम लिया, मैंने जीतन राम मांझी जी का नाम लिया, मैंने अखिलेश यादव का नाम लिया कि जब वो घर से अपने बाहर चले गए आवास से तो योगी आदित्यनाथ जी ने उनके घर को धुलवाया था। क्यों धुलवाया था? क्योंकि वो अछूत थे, दलित थे, पिछड़े से आते थे। ये सारे सवाल हैं और आपके कैसे जहन में नहीं आया? मैं तो सफाई से आपसे सवाल का जवाब चाहता हूं साहब, और मुझे ईमानदारी से आप जरूर उम्मीद है कि आप मैं बता देता हूँ साहब, बता देता हूँ। तो सर YouTube पर जाइए और YouTube पर जाने के बाद में योगी जी का लोकसभा में जो भाषण है ना साहब, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। जो भाषण देते देते योगी जी रो पड़े थे संसद में, थोड़ा उसको ध्यान से सुनिए साहब। तो दूसरी बात, ये वही अखिलेश जी है, बड़े पुण्य के भागी है, जिनके पिताजी ने वहां कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी, वो आज है नहीं। उनके बारे में टीका टिप्पणी मैं करूंगा नहीं और ये हमें शोभा नहीं देता। जो भी देश का माहौल खराब करेगा वो उन्होंने कर दिया, देश का माहौल खराब करेगा। आरजू खान साहब आप गलत बोल रहे हैं। इसमें बात नहीं की, आप चुपचाप सुन लीजिए अब जो मैं कह रहा हूँ। आपके सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है, जी बोलिए बोलिए गणेश कानकर जी बोलिए। आज मुलायम सिंह जी नहीं है, कभी इतिहास के बारे में बात करूंगा तो मैं सारी मुलायम सिंह जी की करतूत आपको बता दूंगा और वो भी सब प्रमाण बताऊंगा। वो आज है नहीं, उनका टीका टिप्पणी मैं करूंगा नहीं। उनके पार्टी ने जो निर्णय किए साहब, उसका परिणाम हमने भुगता है। पूरी शरीरों में लाल हो गई थी, हमने भुगता है। वो प्रभु राम का मंदिर ये आपके लिए आस्था का विषय नहीं हो सकता, हमारे लिए हो सकता है। पूरी जिंदगी आपने हमारा मजाक उड़ाया प्रभु राम के मंदिर पर। आप किसी के लिए कुछ देना चाहते हैं, हमने उसको कभी नहीं रोका है। किसी को आपको गले बिठाना है, सर बिठाना है, ये आपका विषय हो सकता है। हम चुनाव हारते गए साहब। इस देश में हिंदुओं के प्रति बात करना एक मजाक बना दिया था, लोग मजाक करते थे। यही न्यूज पे एडिटोरियल लिखे जाते थे कि पूरे देश भर में मानो सांप्रदायिक हो रहा है, सांप्रदायिक विचारधारा आ रही है। हम चुनाव हारते गए लेकिन अपने मुद्दे पे कायम रहे साहब। हम कभी पीछे नहीं हटे। इस देश में 80% हिंदू समाज अपने अधिकारों से वंचित था। ये उस समय भी कह रहे थे और आज भी हम कह रहे हैं, चुनाव हारेंगे जीतेंगे ये हमारे लिए विषय नहीं है। और जिन लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया था ना साहब, ये अखिलेश यादव उनमें से एक है। राजनीति में आपका और मेरा मतभेद हो सकता है साहब, और इसमें गलत भी नहीं है, क्योंकि आपको भी सत्ता पानी है, मुझे भी सत्ता पानी है। क्यों सत्ता चाहिए वो आपको मालूम, मुझे क्यों सत्ता चाहिए मुझे मालूम। मैंने तो कह दिया ना साहब, हमें कोई किसी की आपत्ति नहीं। आप मक्का मदीना जाइए, जितनी मार्केटिंग करनी आप कर कीजिए साहब। आपके मजहब का विषय, हमें कोई पेट में दर्द नहीं होता। जब महाकुंभ में लोग आते तो आपको क्यों दर्द होता है साहब? आप कहते हो कि इसकी मार्केटिंग हो रही है। अरे ये कौन सा मजाक कर रहे हैं आप हमारे साथ साहब? ये हमारे आत्मा से खिलवाड़ करे क्या? ये कौन सा विषय है? ये कौन सा विषय है? और इसलिए मुझे लगता है राजीव जी, कुछ लोगों के प्रति जो सोचने का रवैया इसके पहले जनता का था, अब दिन ब दिन राजीव जी उसमें परिवर्तन आने लगेगा।
अब उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए ना राजीव जी, जी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जनता ने दिखा दिया। अब ये जिस बात की बात कर रहे हिंदू मुस्लिम, और साहब जिसको आप अपनी वोट बैंक समझ रहे थे ना साहब, वहां के लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए साहब। तभी तो हम सच्चाई के सामने, एक सेकंड सर, बस एक सेकंड, वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम। आरजू खान साहब, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। हिम्मत कर रहे हैं जी जी, तो सर कैन आरजू खान जी रिप्लाई नाउ? आरजू खान, देखिए, मैं ये चीज बताना चाहता हूं बोलिए आपको सर। कि न ये धर्म के रास्ते पे चलते हैं, न ये इंसानियत के नाम पे चलते हैं, और मार्केटिंग तो कोई इनसे सीखे। अब ये बताइए कि कोई भी किसी भी समुदाय का आदमी हो, देश में अगर माहौल अगर वो खराब करना चाहता है, जो कि चीज न्यायालय में चल रही थी, इस देश में न्यायालय बढ़ा या आदमी की संवेदनाएं बढ़ी? आप इस चीज को बताइए, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र चलता है और लोकतंत्र संविधान से चलता है। मैं एकदम इस चीज को कह रहा हूं कि संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का कोई भी चीज हो, अगर उसको क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है तो वो बल का प्रयोग करता है, वो संविधान बचाने की बात करता है, लोकतंत्र बचाने की बात करता है, किसी भी आपस के ताना बाने को बिगड़ने से बचाता है। पहला बात। दूसरी बात, मैं इसलिए इनको कह रहा हूं कि ये धर्म के नहीं है, ये बार बार धर्म का नाम लेते हैं, राम का नाम लेते हैं, और राम के नाम पे भी मार्केटिंग करते हैं। इन्होंने एक चीज चलाया था कि जो राम को लाए हैं। ये मुझे इस सवाल का जवाब देंगे बड़ी ईमानदारी के साथ कि राम को ये लाए हैं या राम सबको लेके आए हैं? ये राम की मार्केटिंग करते हैं, और मार्केटिंग के बाद क्या करते हैं मैं वो बताता हूं। मुनाफाखोरी भी करते हैं। मुनाफाखोरी किस लिए? अयोध्या में जो लाखों की जमीन थी उसको घंटों में करोड़ों में बेचते हैं। वो कौन थे? उसका थोड़ा काला चिट्ठा ये बताएंगे। और दूसरी बात, पहली बार जो अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बनके जो तैयार हुआ है, जो करोड़ों सनातनियों का आस्था का सवाल है, वो अयोध्या में राम मंदिर की छत पहले ही बारिश में क्यों टपकी? रामपथ पहले ही बारिश में क्यों गड्ढे हो गए? रास्ते क्यों टूट गए? और जो अयोध्या की जो कैंट रेलवे स्टेशन की जो दीवार थी, वो पहले ही बारिश में क्यों धराशायी हो गई? ये इनका मार्केटिंग है। और ये राम को कहते हैं हम लाए हैं, ये राम को भी नहीं छोड़ते। तो ये इनका चरित्र है, ये इनका चेहरा है, जो कि इसीलिए मैं कहता हूं कि ये हर चीजों में बिना हिंदू मुसलमान के नहीं रहते। आरजू खान साहब, बिना हिंदू मुसलमान की इनकी कोई चीजें पूरी नहीं होती। देश की जरूरतें पूरे कीजिए। आरजू खान साहब, हिंदू मुसलमान वो समझता है, कोई भी अगर देश का हिंदू या मुसलमान हो तो वो जानता है कि उसका धर्म, उसका मजहब उसको क्या सिखाता है। इंसानियत सबसे पहले सिखाता है, वो जी बिल्कुल दुरुस्त बात। आरजू खान साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी बिहार में थे, उन्होंने लालू यादव जी के आरजेडी के जो राज थे उसको जंगल राज था। खुलेआम किडनैपिंग, सीएम ऑफिस से, सीएम घर से किडनैपिंग हो रहा था, जंगल राज। चारा घोटाला के बारे में बात किया। चारा घोटाला जिस प्रकार से लालू यादव जी और पूरे फैमिली जिस प्रकार से जॉब फॉर कैश फॉर जॉब्स और लैंड फॉर जॉब्स, ये स्कैम, यानी भ्रष्टाचार प्रचलित था, किडनैपिंग्स, लॉ एंड ऑर्डर टोटल सीएम ऑफिस से और सीएम के घर से हो रहा था, और जंगल राज। तो इसको कैसे आप नकार सकते हो? पत्रकार महोदय शुक्र आप शुक्र मनाइए कि वो 1990 में गए थे, 1947 में नहीं चले गए। और इसके मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनको बताने की, जो 20 सालों से जो डबल इंजन की सरकार है, उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। वो बार बार डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि वो कौन सी सामंतवादी विचारधारा थी, मनुवादी विचारधारा थी, जो वहां का जो बिहार प्रदेश का जो दलित है, पिछड़ा है, उसको खाट पे नहीं बैठने देती थी। उसको थाने में जाके एफआईआर करवाने की भी इजाजत नहीं थी, थाने में जाने से डरता था। और उनको यह भी परेशानी है कि इस देश का दलित पिछड़े वर्ग का आदमी सवाल कैसे करता है। सबसे बड़ी परेशानी ये है, क्यों सवाल करता है? ये सवाल करने वाला है कौन? ये गरीबों का मसला कैसे बन गया? वंचितों दलितों का ये अग्रणी कैसे बन गया? सवाल ये है। मैं सवाल करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम सब के प्रधानमंत्री 2014 में आए थे और उन्होंने कहा था मोतिहारी के चीनी मिल को मैं शुरू करवाऊंगा, और इसी चीनी मिल के चीनी का जो चाय पीऊंगा। 2025 में आ गए, लेकिन वो चीनी मिल आज भी पैमाने पे नहीं उतरी है। सवाल ये था कि आनंद मोहन, जो कि उनके सहयोगी हैं, उनको संविधान में बदलाव करके जेल से बाहर लाया गया।
200 राउंड गोलियां चली और उसके बाद अपराधी धनाधन सारे मीडिया हाउस चैनलों को अपना बाइट दे रहा था, इंटरव्यू दे रहा था, और ये 2 दिनों तक चला। दोनों जो पक्ष थे, और सरकार डबल इंजन की सरकार आराम से लेके थी। तो ये भ्रष्टाचार उनको नहीं नजर आता। 2.5 लाख SC वर्ग के बच्चे जेल की सलाखों के पीछे, मैं बार बार आपके ऊपर कहता हूं, और वो क्यों है? वो गरीबी से है, मजबूरी से है, और पलायन की वजह से है। वो डिलीवरी बॉय बन के शराब की। इतना बड़ा भ्रष्टाचार उनको नहीं दिखता। बिहार के गली गली में डिलीवरी बॉय मिल जाएंगे आपको और शराब बेचते हुए नजर आएंगे। एक ही पुल जहां वो गए थे ना, उसी दरभंगा में एक ही पुल जो है बार बार 12 साल से निर्माणाधीन है और 4 मरतबा गिर चुकी है। करोड़ों में उसका बजट है, वो आज तक बन के तैयार नहीं हुआ। उस पर वो बात नहीं करेंगे। तो सर अक्टूबर में क्या होने वाला है? उन्होंने नवादा तिलैया रेलखंड का 2019 में अनाउंस किया था कि यह बन के तैयार हो जाएगा, और 2021 तक उसको बन के तैयार होना था। 2025 तक भी उनके आने के बाद वो बन के तैयार नहीं है। पुल पुलिया में पूरे देश में इतिहास बनाया इस डबल इंजन की सरकार ने। पूरे देश में उतने पुल पुलिया गिरे नहीं थे। एक रानीगंज ब्लॉक था, 4 करोड़ का पुल, न रोड के बगल में था, न तालाब के बगल में, किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी में वो पुल बना दिया गया। किसने वो पैसा पास किया था? वो 4 करोड़ का पुल, और आज भी वहां का जो किसान है मुआवजे की राह देख रहा है। तो इनको तो नहीं समझ में आता। ये दरभंगा में एम्स देखे गए थे, सारे पत्रकार ढूंढ रहे थे कहां है। अब जाके उसका इंप्लीमेंट हुआ है। अब जाके उसका इंप्लीमेंट तो सर अक्टूबर में क्या होने वाला है ये तो बताइए। अक्टूबर में क्या होने वाला है सर? अक्टूबर में ये बताइए सर। अक्टूबर में बेहतर होगा। पूरे बिहार की जनता 2 बार से हमको लार्जेस्ट पार्टी बनाई है और उब चुकी है इस डबल इंजन की सरकार से जी। और उब इसलिए चुकी है कि तीसरे नंबर की पार्टी लोकतंत्र में जनता जनादेश देती है, और तीसरे नंबर की पार्टी जनता दल यूनाइटेड लगातार 9 बार पलटी मार के मुख्यमंत्री बने हैं। उन रिटायर्ड मुख्यमंत्री से छुटकारा चाहती है। और ये जो डबल इंजन की बैसाखी की जो सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी, जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का बैसाखी बना है, उस बैसाखी को भी तोड़ देना चाहती है बिहार की आवाम। राइट, सो लेट मी आस्क one second, very important. Yes, yes. अर्जू खान साहब, मैं जरा थोड़ा सा सरप्राइज्ड हूं, थोड़ा सा हैरान हूं मैं। आप भूल गए जो गणेश खानकर साहब ने एक बार नहीं 3-4 बार कहा कि मैं किसी स्वर्गवासी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। मुलायम सिंह यादव जी ने जो कुछ किया, जो कुछ हुआ, मैं उसका खुद साक्षी हूं। आई वॉज देयर इन 1989 व्हेन द फायरिंग टुक प्लेस। जो विश्व हिंदू परिषद की एक फिल्म है सर, प्राण जाहू पर वचन ना जाओ, वो सबसे पहली फिल्म बनी थी राम मंदिर के ऊपर। अगर आप उसको कहीं से अगर आप मिल जाएं, आपको मिल जाए, तो उसमें अबाउट हाफ द फोटोग्राफी एंड द वॉइस ओवर इज ऑफ ए मैन कॉल्ड राजीव बजाज। मेरी वॉइस ओवर है उसमें, ये आपको बता दूंगा। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, मुलायम सिंह यादव जी का ये बार बार नाम ले रहे थे, मेरे मित्र हैं फिर भी, और इनको मालूम है कौन सा सवाल आने वाला है। आपको मालूम है उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, जिनको जिम्मेवारी दी गई थी अयोध्या को कंट्रोल करने की, नृपेंद्र मिश्रा जी, उसको 5 जन्य ने, और मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं गणेश खानकर साहब, ध्यान से सुनिए, 5 जन्य ने उनको CIA एजेंट बताया था। मुलायम सिंह यादव जी ने तो उनको सैक किया ही, बाद में कल्याण सिंह जी ने भी उनको सैक कर दिया। कलराज मिश्रा जी ने बोला कि अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है, कलराज मिश्रा जी तो आप ही के थे ना सर, लखनऊ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मेरे बड़े अच्छे मित्र हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि अगर कोई जिम्मेवार है इतने कार सेवकों के ऊपर फायरिंग कराने के लिए, तो वो ये शख्स है। बाद में मुलायम सिंह यादव ने माफी मांगी और ये कहा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था और इस आदमी का मुझे भरोसा नहीं करना चाहिए था। आज वही शख्स सर राम जन्मभूमि ट्रस्ट का चेयरमैन है सर। सर ये मिरेकल कैसे हो जाते हैं सर, जरा बताएंगे गणेश खानकर साहब प्लीज। गणेश खानकर जी प्लीज बताइए, क्योंकि हमारे यहां से भी गोली ऐसे करके गई है, लगी नहीं गई, लेकिन हम लोग बच गए। ये सवाल जो आप मुझसे पूछ रहे हैं जी, इस सवाल के तथ्यों तक मैं भी नहीं गया हूं।
और इसके लिए मैं इसके बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं समझता, क्योंकि नृपेंद्र मिश्रा ये विषय बहुत अलग है। और आप जो मुझे कह रहे हैं, तो ये जिस समय ये घटना घटी, जी यानी मैं दो घटनाएं आपको बताता हूँ उसका। आप नृपेंद्र मिश्रा जी का आज उल्लेख कर रहे हैं कि जी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में, और 1992 में जब ये घटना हुई जी। तो मुलायम सिंह जी नहीं थे, तो कल्याण सिंह जी की वहां सरकार थी, और सर कल्याण सिंह जी की सरकार थी जी। केंद्र में गृह मंत्री थे शंकरराव चौहान जी उस समय के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो होम अफेयर्स होम जो देख रहे थे। ये सारे विषय जो राजीव जी आपने कहे हैं, तो इतने तथ्यों में मैं आज तक गया नहीं, मुझे थोड़ा बहुत इसकी पता है, लेकिन बिना तथ्य के मैं बात नहीं करता हूँ। सर इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू आंसर और नॉट। इफ यू डोंट नो इट देन डोंट। अगर आपको इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बारे में आप ना बोले, वेरी फ्रैंकली जी। खानकर साहब, लेकिन आरजू खान साहब ने जो कुछ बोला उसके बारे में कुछ बोलना चाह रहे थे आप। आई वांट टू नो आरजू खान मैं इतना, प्रदीप जी मैं इतना ही कहूंगा हाँ, हाँ। कि आज हम बैठे हैं फरवरी के 27 तारीख को, जी और आपने बिहार के बारे में पूछा जी तो आजू खान जी को बस इतना ही कहूंगा, राजीव जी आपको इतना ही कहूंगा कि बिहार के बारे में जो सारी न्यूज आ रही है और बिहार की जो सारी जानकारी मिल रही है, बस दो ही लफ्जों में कहूंगा, जय श्री राम। जय श्री राम। नहीं नहीं, बट यू नो से वही होने वाला है। गणेश खानकर साहब, आरजू खान साहब वही कह रहे हैं कि आप इसको रिलीजियस बनाने वाले हो। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि अभी आपको छठ मैया याद आएगा, आपको सीता मैया याद आएगा, और आपको जानकी माता याद आएगा। अब सब आप पूरे एक रिलीजियस टोन पूरे बिहार को देने वाले हो। वो आरजू खान साहब, उनके चीफ जो है आरजेडी लालू प्रसाद, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। हाँ बोलिए बोलिए। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। हाँ बोलिए बोलिए। देखिए, हमको ये जो जिस तरीके से इन्होंने जय श्री राम कहा, इनको शायद अभी तक पता नहीं है। दिक्कत किसी भी भारतवासी को जय श्री राम से नहीं है। जय श्री राम का नारा लगा के किसी एक बेकसूर इंसान की हत्या कर देने से है, लेकिन ये इसको समझ नहीं पाते हैं। जय श्री राम का नारा लगा के किसी आदिवासी दलित के ऊपर सब कोई पेशाब कर देता है, जब वो घोड़ी चढ़ता है उसको गोली मार दी जाती है, जब वो मंदिर में जाता है तो मंदिर में जाने नहीं दिया जाता है, इससे दिक्कत है। लेकिन करिएगा क्या? भारतीय जनता पार्टी की परेशानी है, मार्केटिंग को तो करना है, धर्म के नाम पे धंधा करना है, गंदा है पर धंधा है, भारतीय जनता पार्टी करेगी। हिंदू मुसलमान की इस पर जवाब देना जी बिल्कुल दीजिए, लेकिन उसके पहले मैं ये बता दूं, ये फुटेज जो चल रही है अभी, ये हमारे अली दारूवाला साहब की सिस्टर है। शी इज ऑल्सो मुस्लिम, शी इज ऑल्सो गॉन ओवर देयर। उनके घर से अभी अभी ये फुटेज आई है। जी बोलिए सर। महाकुंभ में ये भी मुस्लिम है सर, दे आर ऑल फ्रॉम पुणे, द एंटायर पार्टी हैड गॉन फ्रॉम पुणे। जी खानकर जी बोलिए। सवाल मुझसे है? ये सवाल मुझसे? नहीं, आपसे क्या सवाल है सर? ये तो जो सामने है सो है। कई लोग गए, कई लोग नहीं गए, सबको आजादी है जाने की। ये बात है कि मुस्लिम समाज गए महाकुंभ में, और महाकुंभ में उस पवित्र डुबकी भी लगाए त्रिवेणी संगम में। दिस इज अली दारूवाला साहब सिस्टर। सबसे बड़ा सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप एक तरफ कहते हैं कि कोई जा सकता है, हम भी नहीं रोकते हैं। हम कहाँ कहते हैं? उसकी अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैंने ये शुरू में ही कह दिया था। लेकिन ये मार्केटिंग कौन करता है? धर्म का धंधा कौन करता है? धर्म की फर्जी ठेकेदारी कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी। ये देखिए किस तरीके से सर ऐसे सर नहीं करेंगे क्या? उनको लगा कि ये जय श्री राम कहेंगे तो मुझे दिक्कत। अरे सर क्या सर, अली दारूवाला, अरे सर आजू खान साहब क्या कर रहे हैं सर? आपको लगता है? अब मेरी एक बात सुनिए सर, छोटी सी मैं आपको एक बात बताता हूं। किसी भी पिक्चर में अगर सलमान खान हो, गेस्ट अपीयरेंस भी हो सलमान खान की, तो फिल्म के पोस्टर पे सलमान खान नहीं आएगा क्या सर? क्या बोल रहे हो सर? सर अपना जो एसेट है उसकी मार्केटिंग तो करेगा ना आदमी। अब आपको ये करना है, आपको आरजेडी को ये करना है, ये दिखाना है कि ये वास्तविकता में श्री राम का संदेश नहीं है, ये आपको दिखाना है सर। वो तो हर बार होता है, उसमें क्या है? मैं तो दिखा ही रहा हूं, मैं तो सत्ता को दिखा ही रहा हूं। आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं। दिखा रहा हूं, लेकिन अब इनको देखना नहीं है तो इसमें मेरी परेशानी थोड़ी है, परेशानी उनको है। 140 करोड़ भारतवासी इस बात को समझेंगे और बहुत जल्द समझेंगे। क्या इंडिया अलायंस, आरजू खान साहब, क्या इंडिया अलायंस ये संख्या को देखकर डर गया है कि आने वाले चुनाव बहुत इफेक्ट होने वाला है? चाहे वो बिहार के हो, अलग अलग राज्यों में जिस प्रकार से जबरदस्त जो सक्सेस हो गया महाकुंभ, क्या ये ऑपोजिशन डर गया है कि इट विल बी ट्रांसलेटेड इनटू वोट्स? आरजू खान साहब, अपोजिशन इस देश का कभी डरा नहीं, कभी भी नहीं डरा। इस देश का अपोजिशन कभी डरा नहीं है। इस देश का अपोजिशन बहुत मजबूत है, और इतना मजबूत है कि इनको बैसाखियों पे लाके खड़ा कर दिया है। जो 400 पार का नारा लगाते थे ना,
उसी तरह ये But they've got a new template now, sir. ये सब जुमले निकल जाएंगे। Sir, they've got a new जुमले निकल template now. जाएंगे। You और won't ये be able to बिहार win. है, ये बिहार है। बिहार में कहावत है कि उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा दिया जाता है। मालूम है। गरीब प्रदेश जरूर है, लेकिन वो समझता है, समझदार है। लेकिन आरजू खान साहब, जो लड़की दीदी और लड़की बहना योजना महाराष्ट्र में चली, वो अब बिहार में भी इंप्लीमेंट होने वाली है। उसके सामने क्या करिएगा? जब हर एक बीपीएल महिला के बैंक अकाउंट में 2,500-3 हजार रुपए आ जाएंगे, सर, मनी इन द बैंक इज इक्वल टू वोट्स, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, एंड विच इज व्हाई विच एवर गवर्नमेंट इज इन पावर एनीवेयर। जी बोलिए। एकदम फ्रैंक होकर मैं आपसे एक हाँ बोलिए ना सर, वी एक्सपेक्ट यू टू बी, सर, वी आर वेरी फ्रैंक विद यू, वी एक्सपेक्ट यू टू एक्सटेंड द सेम कर्टसी। हमारे देश में, हमारे मुल्क में मुफ्त नाम की कोई चीज नहीं होती। नहीं होती सर, मुफ्त नाम की चीज कहीं पर भी नहीं होती, कहीं नहीं होती। जरूरतें होती है, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसके आगे भी कुछ बोलूंगा। बोलिए। मुफ्त नाम की कोई चीज नहीं होती है, जरूरतें होती हैं। अब ये बताइए कि जिसको रेवड़ी कहते थे, ये रेवड़ी देने पे मजबूर है जी। अब उसको क्या कहिएगा, किस तरीके से उसको डिफाइन करिएगा? और ये कहते हैं कि मतलब हम रेवड़ियों की बात नहीं करते और 85 करोड़ देशवासियों को 5 से 10 किलो राशन देते हैं जी। और कहते हैं कि अमृत काल में हम जी रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत है। तो ये इनका डबल स्टैंडर्ड है। और दूसरी बात कि हम बिहार प्रदेश में पहले ही से हमने कह दिया है कि जरूरतें हैं बिहार प्रदेश के नारियों को, महिलाओं को 2,500 रुपए हम महीना देंगे। इसलिए देंगे कि बिहार देश में सबसे गरीब प्रदेश है But they will और transfer the उस money, गरीब sir. प्रदेश की जरूरतें हैं। सर, आप तो सिर्फ और कह पाएंगे ना। जब और मैं बता रहा हूं सर, और हम ये बोल रहे हैं कि जो 400 रुपए जो वृद्धा पेंशन है उसको बढ़ा के 1,500 रुपए करेंगे। और एक बहुत बड़ा एक गुनाह कर रही है केंद्र में बैठी हुई सरकार और डबल इंजन की सरकार। बिहार सबसे गरीब राज्य है, लेकिन सबसे ज्यादा बिजली यूनिट दर अगर महंगा है पूरे देश में तो वो बिहार तो बिहार में, करेक्ट। 200 यूनिट फ्री देने वाले, करेक्ट, उसको 200 यूनिट फ्री देने वाले हैं। और ये कितने यूनिट फ्री में सर? कितने यूनिट फ्री में? की जरूरत है। How many units? इसलिए अरे आजू खान साहब, हाउ मेनी यूनिट्स फ्री? हाउ मेनी? कितने यूनिट फ्री में देंगे? 200 यूनिट फ्री, 200 यूनिट्स फ्री। ओके, 200 यूनिट्स फ्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड वेयर विल यू जनरेट 200 यूनिट फ्री। और मैं बताता हूं ये देने की जरूरत क्यों पड़ी सर? जी बोलिए। ये बोलिए सर, देने की बोलिए। जरूरत क्यों पड़ी? Oh God, I think we've just lost him. Ganesh Lankar sahab, you got a template. It is unbeatable. I'm not joking. Ganesh Lankar sahab, क्योंकि हम लोगों को पहले यही डर लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं है। जी, I think we've got आरजू खान साहब back. जी आरजू खान साहब। जी, और मुझे देने की जरूरत क्यों पड़ी? बीच में कट गया था। हम बार बार कह रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज दे दीजिए, जो अभी तक नहीं मिला। हमारी लगातार मांग रही जी। है। और यही नहीं, जो हमारे गठबंधन में जब नीतीश जी थे उनकी भी मांग थी। अगर केंद्र की सरकार, डबल इंजन की सरकार अगर उस पर सोचती, विशेष राज्य का पैकेज और दर्जा दे दी होती, तो शायद ये चीजें हमको नहीं देनी होती। इसलिए पूरी तरह से कसूरवार कौन है? केंद्र में बैठी हुई सरकार और डबल इंजन की सरकार। बट आई वांट टू, आरजू खान साहब, मैं आपको पूछना चाहता हूं, एक सेइंग है, पॉलिटिकल सेइंग है, बिहार में कोई भी जीते बनेगा तो सीएम नीतीश कुमार ही। तो इसमें कुछ चेंजेस आने वाले हैं क्या? अरे मैं आपको उससे आगे बता दे रहा हूं, चेंजेस नहीं आएंगे। हाँ। इतिहास को दोहराया जाएगा। जो शिवराज चौहान के साथ जो इतिहास भारतीय जनता पार्टी ने दोहराया, जो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ जो दोहराया, उसी इतिहास को फिर बिहार में दोहराया जाएगा। तो चैप्टर क्लोज है। और गठबंधन धर्म को अगर कोई धोखा देगा तो उसका नाम होगा भारतीय जनता पार्टी। क्या बात है तो सर। नीतीश कुमार आपकी तरफ से सीएम बनेगा? निशांत जी की जो सुगबुगाहट हो गई है वो इसी जरूरत की वजह से हो गई है। जी। निशांत जी जो नीतीश कुमार के जो बेटे हैं, अगर वो नहीं आएंगे 2025 के इलेक्शन से पहले, तो 2025 के इलेक्शन के बाद आने का कोई उनका मतलब भी नहीं होगा। ये इनका इतिहास है जो कि जरूर काला है, लेकिन ये इनका इतिहास है। कहने का मतलब ये हुआ आरजू खान साहब के आपने पहली हार मान ली है कि तेजस्वी यादव जी नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री बिहार के। नहीं, हम बिहार, देखिए डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता हमें 2 बार लार्जेस्ट पार्टी बनाई है। महज 12,000 वोटों से पिछले बार हम सरकार नहीं बना पाते। करेक्ट है, महज करेक्ट है, मालूम है। हमारे में और एनडीए में सिर्फ 12,000 वोटों का डिफरेंस जी था। था। और वो सर, एक भी वोट बहुत होता है सर। वोट 6% बढ़ते जा रहा है सर, बीजेपी की सरकार एक वोट से गिर गई थी। और सीएम मान लिया गया है, बिहार जी। की जनता ने करेक्ट। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव को अपना सीएम माना।
भारतीय जनता पार्टी ये शोक मनाए कि आज तक उनका कोई चेहरा नहीं हुआ। 20 सालों से जनता दल यूनाइटेड की बैसाखी बनी हुई है और जनता दल यूनाइटेड 42 नंबर की पार्टी है, सीट की पार्टी है। अब हमको उनकी कोई जरूरत नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं। Right. And what about the Congress, sir? Will you be still with the Congress or not? Azu नहीं, हमारे साथ कांग्रेस है, हमारा नेचुरल गठबंधन Fine. है। So और we'll कई talk about that पक्षों का later. गठबंधन। But let's get. बट फिर से पलटू होगा क्या? फिर से पलटू होगा क्या? कैसे आप देखते हो? पॉलिटिकल प्रेडिक्शन आपका क्या है कि नीतीश आप क्या कुमार जी चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं नहीं, कि वो रिटायर्ड मुख्यमंत्री, टायर्ड मुख्यमंत्री, थके हारे मुख्यमंत्री के लिए हम अपना पैर जो है कुल्हाड़ी पे मार लें? आप यही चाहते हैं क्या साहब? अच्छा, हमको नहीं चाहिए। So you would rather sit in बार-बार the कह रहे हैं, हमको opposition. नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि आप दोबारा विपक्ष में बैठने को तैयार हैं नीतीश कुमार जी के विपक्ष में साथ नहीं कुछ रहेंगे, करेंगे। फिर हम सरकार में रहेंगे। 2025 के इलेक्शन के बाद हम सरकार में रहेंगे। माशाल्लाह सर, और we'll be जनता ने there with आशीर्वाद दिया you. है। सर क्या बात है, आपकी पॉपुलैरिटी और माशाल्लाह And- जबरदस्त है। Let's go across to गणेश खानकर साहब। his prediction is absolutely prediction about Bihar polls. सर गणेश खानकर जी, 243 सीट्स इन बिहार, 243 सीट की असेंबली है। आपके गठबंधन को कितनी सीटें आ रही हैं सर? 225, 200 से ऊपर कितनी आ रही हैं सर? विल यू बी डूइंग अ महाराष्ट्र एंड बिहार? अब जो मेरे मित्र कह रहे थे राजीव जी, मुझे कभी कभी ये होता है कि अपनी बात कहते कहते कभी आदमी ये भूल जाता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब ये मैंने ऐसी बात कहना अच्छा भी नहीं है। उन्होंने लेकिन हमारी बोल ही दो सर, बातें कोई बात नहीं। कहते कहते उन्होंने ये खुद ही ऐलान कर दिया कि बिहार में एनडीए की गवर्नमेंट आ रही है, नीतीश कुमार जी नीतीश कुमार जी के साथ वही होगा जो एकनाथ शिंदे साहब के साथ हुआ। मुझे ये अजीब लग रहा है कि कोई प्रवक्ता इस तरह ये कैसे कमिट कर सकता है कि हम चुनाव हार रहे। दूसरी बात, आपने यदि मुझसे पूछा है तो राजीव जी, आज का जो वातावरण जो बिहार में बन रहा है, जैसे एनडीए का अब जो यानी लोकसभा के चुनाव में भी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक नैरेटिव चलाया गया, उसके बाद में 6 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए उसमें किस तरह से माहौल बदल चुका है। और ये आप देखेंगे तो पूरी तरह नहीं बदला। लोकसभा में भी जी एनडीए को बिहार में अच्छा खासा समर्थन मिला। बहुत अच्छा मिला। मैं आपको बता रहा हूँ I was surprised. कि इस बजट के बाद जो केंद्र सरकार ने बजट दिया है, जी। बिहार की जो योजनाएं अभी इस समय घोषित की है, जो वास्तविक रूप से जमीन पर उतरने वाली है। ये कोई हवाई घोषणा नहीं है। जो मखना बोर्ड है या रेल के बारे में जो कहा है, जो विकास के बारे में जो सारी बातें बजट में आई है, देखिए बिहार का वातावरण बदल रहा है। और ये आपको आश्चर्य होगा राजीव जी यदि एनडीए 200 के पार पहुंच गई। जी मुझे वो तो आई थिंक यूल है। मैनेज सर, मुझे ऐसा लग रहा है यूल मैनेज वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। गणेश खानकर जी, आई एग्री विद यू। मेरा कोई डिस्प्यूट नहीं है उसमें। मेरा डिस्प्यूट सिर्फ एक बात का है सर, चुनाव आप जीत जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन बिहार की वास्तविकता में डेवलपमेंट कब होगी? जब से झारखंड अलग हुआ है बिहार से, बिहार हैज नो मिनरल्स, बिहार हैज नो नेचुरल वेल्थ, दे ओनली हैव एग्रीकल्चर। सर बिहार में ये बात हुई थी that we'll be setting IT parks over there, we'll be creating more universities। वो गया कॉरिडोर जो है वो बनाने की बात हुई थी, अलग अलग जगह की बात हुई थी, जयप्रकाश नारायण जी के नाम से न जाने क्या कुछ वहां पे बनना था, और भी बहुत चीजें थी जो बननी थी। सर what are we doing really and truly speaking? चुनाव आप जीत जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, and we'll also congratulate you, but what will happen after that? That's what I'm worried about। आप बताइए ना सर। नो सर, डोंट कीप इन, आप अपने मन में इस बारे में कोई भी डाउट मत रखिए। डोंट कीप एनी डाउट इन योर माइंड सर। ठीक है, ऐसा है कि हम पहली बार जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद में जो माहौल बना, जो दूसरी बार माहौल बना, या 2012-13 के भीतर फिर नीतीश कुमार जी जिस तरह से आज हम कह सकते हैं विपक्ष के साथ चले गए, फिर वो आए, फिर चले गए, फिर आए। देखिए राजीव जी, सरकार चल रही है, कानून व्यवस्था अपना काम कर रही है, लेकिन जिससे स्टेबिलिटी हम कहते हैं वो बिहार को मिल नहीं पाई। और मैं आपको एक बात का भरोसा देना चाहता हूँ, देखिए बिहार में खेती का जो विषय है, तो आपने जो कहा वैसे इसीलिए तो ये डिवीजन करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री और उस समय के सरकारों ने हमेशा से विरोध किया था इस बात का, क्योंकि इकोनॉमी पूरी वहीं पर चल रही थी। आज भी बिहार की यदि सही मायनों में डेवलपमेंट करनी है तो सर इंडस्ट्री को वहां लगाना पड़ेगा। एक पढ़ा लिखा वर्ग और जो वर्ग खेती पर निर्भर नहीं है, उस हाथ को यदि आपको काम देना है तो राजीव जी आपको इंडस्ट्री बाहर लगानी पड़ेगी।
शायद इस साल का बिहार का चुनाव निपटने के बाद उस गति में आप देखेंगे कि बिहार में यह परिवर्तन हो रहा है। अब आप मैं उम्मीद करता हूं कि असल में होगा। एक छोटी सी मध्य बात मैं प्रदेश- आपके सामने रखना चाहता हूं, छोटी सी बात सर, एक सेकंड, उसके बाद आप बोलिए। नानाजी देशमुख ने यह कहा था बहुत साल पहले, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट 1980, 1979, 1980 की बात कर रहा हूं। नानाजी देशमुख ने यह कहा था कि ये जो बिहार में बाढ़ आती है ना, ये इसलिए आती है कि आपने कैनाल्स बना दिए हैं विद कॉन्क्रीटाइज्ड वॉल्स। बिहार में अगर आप एंशिएंट बिहार में जाएं सर, चंद्रगुप्त मौर्य की अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, मौर्यास की अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, गुप्ता एम्पायर की अगर आप बात करें, तो तब कोई बाढ़ नहीं आती थी सर। मालूम है क्यों गणेश धनखड़ जी? इट इज नॉट एज द रिवर हैज चेंज्ड इट्स कोर्स, द पीपल हैव चेंज्ड। लोग वहां पर रिवर के साथ रहते थे। घर जो होते थे स्टिल्ट्स पे होते थे, बंबू लगा के बहुत बड़े बड़े 8-10 फुट की हाइट पे घर हुआ करते थे। हर एक घर के अंदर एक नाव हुआ करती थी, बोट्स हुआ करती थी। दे यूज्ड टू लिव विद द फ्लड्स, और जब वो फ्लड वाटर रिसीड करता था, इट यूज्ड टू लीव द रिचेस्ट एलुवियल मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन द वर्ल्ड। सर मैं जब आपको बोलता हूं ना कि हमें अपने पौराणिक तरीकों पे जरा जाना चाहिए, जरा उस तरफ ध्यान दें, लेकिन आपकी कोई बात सुनेगा नहीं अगर आप ये बोलेंगे। आप पूछेंगे क्यों? नोबडी विल लिसन टू यू, your own party will not listen to you. Do you know why? Because you make 2000 crores, you spend 2000 crores in making one dam. अगर आप हाउस ऑन स्टिल्ट्स बनाएंगे, नामे देंगे लोगों को, तो 100 करोड़ में पूरा बजट हो गया। कौन पूछेगा आपको गणेश धनखड़ जी? हर एक कोई हंसेगा आप पे, हर एक कोई आपसे ये पूछेगा, आप ही के खुद के नेता बोलेंगे हमारा क्या बात कर रहे हैं सर? उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, मुझको, प्रदीप जी को, सबको मिलके। मैं बोल रहा हूं आपको। अब आप बोलें सर, गणेश धनखड़ जी प्लीज गो अहेड। देखिए राजीव जी, आपने जो सारे तथ्य बताए जी, ये पुराणों के तथ्य है और उस पर आस्था आज भी चल रही है। लेकिन समय बदलते गया, राजनीति बदलती गई, आपका अर्थतंत्र बदलते गया, तो दुनिया भी बदल रही है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ राजीव जी, मुझे आज थोड़ी बात की अजीब लगा कि जो दोनों प्रवक्ता आए थे, यानी कुंभ के बारे में किसी के मन में कितनी कटुता हो सकती है। भाई आप टीका टिप्पणी कर सकते हो, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन जो ये बातें चल रही थी, ये कटुता की बातें चल रही थी और ये हमारे समझ से परे है। किसी के धर्म के प्रति इतना मन में कटुता होना, ये तो यानी मैंने तो कहा भाई आप मक्का मदीना जाते हो और वहां की सरकार सऊदी अरेबिया की इसकी एडवर्टाइज करती है, यदि इसका मार्केटिंग करती है कि भाई आप आइए, हम आपको इतनी सुविधा देना चाहते हैं, तो वहां की इकोनॉमी को इसका असर तो पड़ता होगा। और ये गलत भी तो नहीं है, इसमें क्या गलत है भाई? आपकी आस्था है, आप जाइए, आपके जेब में पैसे हैं, आप खर्चे कीजिए, वहां की इकोनॉमी को इससे बूस्टिंग मिलता होगा। अब ये यहाँ के बारे में जब इस तरह की बात करते हैं साहब, तो ये हमारी समझ से तो राजीव जी परे है। कानकर साहब, मैं इसे समझ नहीं पा रहा। कानकर साहब, इट इज अ सक्सेस। अगर वो तारीफ करेंगे तो और भी हार जाएंगे। अब तो हारा वो दिख रहा है। अब आप चाहते हो कि पूरे इंडिया एयरलाइंस तारीफ करे कि जबरदस्त कुंभ हो गया, तो फिर नहीं। और मैं प्रदीप जी मैं आपको सिर्फ ये बताना इसलिए नहीं बता रहा हूं, मैं हकीकत में जो मैं आपसे बात कह रहा हूं, मैं कुछ परिवारों को जानता हूं, मैं परिवारों को, मुस्लिम परिवारों को जानता हूं जो साथ में गए कुंभ में, आश्चर्य होकर वापस लौटे कि भाई आप कितनी व्यवस्था आपके यहाँ चलती है और सारा जो माहौल उन्होंने बताया, ऐसे परिवारों को जानता हूं मैं जो कुंभ से आने के बाद रास्ते में मुझे रोककर उन्होंने कहा कि भाई हम तो सुनते थे, लेकिन जो व्यवस्था वहां योगी जी ने बनाई है, बोले साहब आपको सैल्यूट करता हूं। एक वर्ड उनका, एक चीज आपको बता दूं सर, आपने पार्टी के लिए सेवा में जिंदगी लगा दी गणेश, आपने सही काम किया, ये उनके वर्ड थे साहब। गदगद होता है, सीना गदगद होता है कि भाई लोग इस तरह भी सोचते हैं साहब, इस तरह भी लोग सोचते हैं। प्रदीप जी और मैंने कल यहाँ पर बात करी थी, इसी के ऊपर डिस्कशन हो रहा था और हम लोगों ने ये बात कही थी, जितने भी प्रवक्ता थे ऐसे ही प्रवक्ता थे, कोई समाजवादी पार्टी के थे, कोई कहीं के थे, कोई कांग्रेस के थे। कांग्रेस वाले तो बेचारे भागी गए। तो सर हम लोगों की भी बात हुई बहुत लोगों से जो कुंभ में गए थे, महाकुंभ में गए थे। मैं आपको बता दूं, किसी एक ने भी आकर के ये नहीं कहा कि यार इतनी परेशानी हो गई, ऐसा हो गया। एक भी आदमी गाली नहीं दे रहा था सर, हर एक कोई खुश थे। एवरीबडी फ्रॉम अक्रॉस द बोर्ड, आई एम नॉट जोकिंग, आई हैव सेड दिस इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। जितने लोगों से अभी तक मेरी बात हुई है, एक शख्स नहीं आया, हाँ ट्रैफिक जैम था,
उनका 5 घंटे के लिए हम रोड पे थे, बट वी वर हैविंग अ पिकनिक। आपस में लोगों से बात कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, खुशी खुशी गए। और फिर क्या है, वो जो गांव के रास्ते थे वो खोल दिए गए, गांव के थ्रू गए, गांव वालों ने उनकी बहुत मदद करी, ना जाने क्या कुछ किया। और व्यवस्था जो थी, आयोजन जो था घाट के ऊपर, हर एक ने कहा इतना बढ़िया था, इतना बढ़िया था, कहने की हद नहीं, हर एक ने बोला ये। उनका कह रहा 65 किलोमीटर का भीड़ भी अगर था, वी एंजॉयड द ड्राइव। हम लोग रुके, जगह जगह पर स्नान किए, जगह जगह पर खाना खाया, चार जगह पर खाना बनाया, बट नोबडी फेल्ट जो कह रहे कि ट्रैफिक जैम, अव्यवस्था, शिवपाल यादव जी चिल्लाना, जया बच्चन का चिल्लाना। And where were the dead bodies? I still can't figure out. What is she talking about? Mahakumbh is full of dead bodies. I don't know. Anyway, शायद उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी जया जी के पास, हमारे पास नहीं होगी, मालूम नहीं, क्या जो भी है। पर इन एनी इवेंट अभी तक मुझे कोई शिकायत करता नहीं मिला जो महाकुंभ में डुबकी लगा के आया हो, अभी तक तो नहीं मिला, क्योंकि मैं तो वहां गया नहीं, प्रदीप जी भी नहीं गए, तो हम तो वहां नहीं गए, तो हम तो ढूंढ रहे हैं कोई शिकायत करता मिले और उससे पूछे, हाँ भाई बोल तेरी क्या प्रॉब्लम थी बता। हर एक कोई बोल रहा है यार बहुत अच्छा था, भजन गाते हुए, भजन कीर्तन करते हुए, बम बम भोले का नाम लेते हुए सब लोग गए, एंड इट वाज अ ग्रेट पिकनिक, इट वाज अ ग्रेट कमिंग टुगेदर ऑफ जस्ट अबाउट एवरीबडी। और ये जात पात की बात कहाँ से आ गई मुझे मालूम नहीं है। अभी वो जात की बात कुछ कर रहे थे, वो जात पात की बात कहाँ से आ गई सर? महाकुंभ में तो दलित भी थे, यादव भी थे, जाट भी थे, गुज्जर भी थे, इस ठाकुर कुंभ ने ब्राह्मण राजू जी एक बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम, जो वर्षों से जिसके लिए सारी बातें चलती है और ये सारा चलता है कि जातिगत गणना ये वो, इस कुंभ में साहब सब जात पात भूलकर सब एक दूसरे के कंधे से कंधा लगाकर डुबकी ले रहे हैं। जी बिल्कुल। किसी ने किसी से जात पात पूछी नहीं साहब, मैं आपको ये कह रहा हूँ, किसी ने किसी से जात पात नहीं पूछी। इसका जो ये होता है सर इंप्रेशन, ये आपको आने वाले इस लेकिन आपके लिए बहुत कन्वीनियंट है सर, आपके लिए तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात हुई है सर, आपके लिए तो इतनी अच्छी बात हुई है कहने की हद नहीं। अंदर से तो मुझे मालूम है आप लोगों की वर्किंग कैसी है, मालूम है मुझे सर, मैं काम कर चुका हूँ आप सब लोगों के साथ, ठाके मार मार के आप लोग हंस रहे होंगे अंदर से कि जिन चीजों के ऊपर आपको ये लोग कॉर्नर कर सकते हैं उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं जिस पर सारी दुनिया इनके खिलाफ हो जाएगी। आपको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो हंसने की जरूरत है और सिर्फ जय सिया राम बोलने की जरूरत है बस, और कुछ मत। तो मैंने आपसे कहा जय श्री राम, सर जय श्री राम नहीं सर, मोदी जी भी जय सिया राम बोलते हैं, सीता जी का नाम मत भूलिए सर, पहले सीता जी का नाम आता है, बाद में राम जी का नाम आता है, याद रखिए, जय सिया राम। सर ये बात है। बट आई एम रियली टेलिंग यू, आई फाउंड सो मेनी मुस्लिम वुमेन स्पेशली फ्रॉम जू गली, वो जू गली के पीछे स्लम है, वहां पे एसआरए का प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां पर दे एक्चुअली सेड दे हैव जस्ट रिटर्न फ्रॉम द कुंभ। प्रदीप जी, देयर वर अबाउट 140 ऑड वुमेन, सब लोग गए। अबे आई डोंट नो, ये अब क्या नाम है इनका, आरजू खान साहब ने जो बोला अभी तक मुझे नहीं मिला है सर, दैट मुस्लिम्स हैव बीन बैंड फ्रॉम द कुंभ, कहीं पर नहीं है सर, इट इज नॉट देयर एनीवेयर कि यूपी गवर्नमेंट ने मुस्लिम्स के ऊपर बैन लगाया, अभी तक कहीं नहीं आया सर। आई डोंट नो, शायद आपके पास इंफॉर्मेशन होगी कुछ गणेश कानकर साहब, ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ है, कोई खुफिया इंफॉर्मेशन आपके पास होगी? नहीं। राइट सर, थैंक यू वेरी मच, इट्स बीन अ ग्रेट प्लेजर। जाते जाते एक प्रेडिक्शन दे दूं आपको, बोलिए ना। याद रखिएगा कि यहां पर मैंने आपको ये बोला था, आज 27 फरवरी है सर, टाइम हो गया है 8:31, 2025 ईस्वी, यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 2025 है सर। आपको मालूम है जब अगला कुंभ जब होगा 12 साल के बाद, जब सूर्य भगवान जो हैं वो कैप्रिकॉन में जाएंगे और जुपिटर जो है वो टॉरस में जाएंगे, जब when the sun is in Capricorn and Jupiter is in Taurus, that is the only time when the कुंभ is held in इलाहाबाद और प्रयागराज, पूर्ण कुंभ, वो हर 12 साल के बाद ये स्थिति आती है सर। आपको मालूम है, मैं आपको एक प्रेडिक्शन देता हूं और मुझे अंदर की खबर है, पूरी खबर है कि असल में काम क्या हो रहा है, एंड आई एम सो हैप्पी दैट दे आर नॉट पब्लिसाइजिंग इट। आपको मालूम है त्रिवेणी में 3 नदियां होंगी, मैं लिख के दे देता हूं आपको, राजस्थान से, हरियाणा से, दिल्ली के ऊपर से जाते हुए प्रयागराज तक मां सरस्वती का आगमन होगा।
मैं लिख के दे रहा हूं आपको, दैट विल हैपन in the next 12 years in 2037 and remember you heard it here first. खानकर साहब आप Yes, बहुत जल्द मंत्री yes, बनने sir. वाले हैं, भूल मत जाइएगा. Right sir, thank you very much, great pleasure as always, and as usual Ganesh Khankar साहब is the last man standing. Fantastic, wonderful. And we love his predictions. Yes sir. और आपको महाशिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं. ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव. थैंक यू सर. हर हर महादेव. ओम नमः शिवाय. You know, Pradeep ji, really and truly speaking, the opposition needs to come out, needs to change their tactic. They need to get away from this religious thing. ये धार्मिक चीजों के ऊपर अगर आप खेलने जाएंगे तो प्रदीप जी वो फील्ड जो है ना वो पूरा बीजेपी का है. Sir, उनके एम्पायर हैं, उनके खिलाड़ी हैं. There is no doubt that this has been a massive success. It has been. सब सारी दुनिया को दिख रहा है. More than 50% of the population, हिंदुस्तान के 50% से ज्यादा population महाकुंभ में पहुंचे, and whatever the opposition says, they have rejected it totally. कहने का मतलब ये हुआ चाहे कि डुबकी लगाने से आउट या जॉब कहने का मतलब ये हुआ प्रदीप जी, कुंभ जो भी बोले सब चीज को रिजेक्ट करके लोग वहां पर प्रदीप जी पहुंचे. एक बहुत बड़ी बात होने वाली है. इसका मतलब आखिर में आरजेडी के पास सिर्फ यादव वोट रह जाएगा. शायद वो भी ना रहे, चाहे वो भी ना रहे. शायद वो भी ना रहे, क्योंकि मुसलमान वोट भी जो है 20 से 30% बीजेपी की तरफ गया है इस इलेक्शन में. और बिहार में जिस प्रकार नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, मैं सच बोल रहा हूं, मुसलमान वोट जो है बिहार में वो भी शिफ्ट कर रहा है इस तरफ. एंड दीज गाइज डोंट नो इट. दे हैव नो आइडिया व्हाट दे आर अप अगेंस्ट. जैसे आरजू खान साहब बोल रहे थे हम 2,500 रुपए का हम ऐलान कर चुके हैं. अरे ऐलान से क्या होता है यार, 3,000 रुपीज विल कम इनटू द बैंक. आप देखना अगले ही हफ्ते शायद हो सकता है नीतीश जी एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दें. देन व्हाट विल यू डू? शायद अगले हफ्ते नहीं करेंगे, बिकॉज टुडे इज ओनली व्हाट फरवरी, बट मार्च स्टार्ट होने वाला है. Political- और सर पूरी बात सुन लें. इलेक्शंस आर इन अक्टूबर विच इज अबाउट 7 months अवे. ये 3 महीने के बाद करेंगे सर, देख लेना. अप्रैल मई जून में करेंगे, देखना. सर वो जो एक सेइंग पॉलिटिकल सेइंग बिहार में है कि जीते कोई भी बनेगा, Chief Minister बनेगा नीतीश कुमार ही बनेगा. तो अगेन दैट इज वेयर द बीजेपी हैज टू इंक्रीज इट्स वोट शेयर, इंक्रीज इट्स नंबर ऑफ सीट्स, देन अलोन. नहीं तो फिर वही नीतीश कुमार जी. अब भले लालू जी कहेंगे कि रिटायर्ड, आउट, हर्ट, जो भी कहेंगे, बट ओनली ऑप्शन सीम्स टू बी दैट जो भी है सत्ता, जो भी जीतेगा बनेगा नीतीश कुमार ही. अब वही दिसंबर तक दिख रहा है. एब्सोल्युटली लग तो यही रहा है प्रदीप जी. बिल्कुल. 243 सीटों में से मुझे लगता है that the NDA is heading for a majority, because irrespective of whatever Tejasvi Yadav does, for instance, the best opportunity that Tejasvi Yadav had was in the Lok Sabha. लोकसभा चुनाव में अगर आपको याद होगा पूरा गांधी मैदान फुल हो गया था ऑलमोस्ट. पहली बार जब फुल हुआ था जब हमारे छगन भुजबल जी ने समता परिषद वहां पर करी थी, तब फुल हुआ था गांधी मैदान में. अब फुल हुआ तेजस्वी यादव जी की रैली में. आज तक नीतीश कुमार की रैली में आधे से भी कम लोग भीड़ आती है, पीछे कनात लगा देते हैं लोग. प्रधानमंत्री जी के लिए इतने लोग नहीं आए आज तक कभी पटना के गांधी मैदान में तेजस्वी यादव जी के लिए आए. लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना प्रदीप जी, वो सारे यादव थे, तकरीबन मेजॉरिटी यादव थे. वो तो वैसे ही उनके वोट हैं, जिसकी वजह से जो एक्सपेक्टेशन थी, जो हम लोगों की अपेक्षा थी कि तेजस्वी यादव बहुत अच्छी सीटें लेकर के आएंगे बिहार में, वो नहीं हुआ. In fact, it was a total disappointment. How many seats did he get? I think 6 No, or 7. I'm worried about the micro planning that they do. Yes. BJP, most of the, they succeed in Haryana, they succeed in Maharashtra. If they do the micro planning here, I think the matter is totally over. Sir, micro planning ही करनी पड़ेगी. RJD हो गए, BJP हो गए, मांझी साहब हो गए, पासवान हो गए, इन सबको जो माइक्रो चीज को जोड़ो. और नीतीश कुमार, केवट जितने भी हैं, बिल्कुल. सारे के सारे इनके साथ हैं. मांझी साहब के साथ जो महादलित हैं वो सब मांझी साहब के साथ हो गए. तो मतलब और पासवान जो हैं, पासवान they have a substantial population over there, sir. 5% Even if it is ज़्यादा है. whatever 4%, 3%, 2%, but if he's collecting all these together, the And Buddhists. yes, प्रदीप जी, Buddhists, don't forget. सबको जिस प्रकार सर से जो BJP इकट्ठा कर नालंदा रहा है, यूनिवर्सिटी को, इसको माइक्रो प्लानिंग जो हम लोग कह रहे हैं, if it works, then I think it's over. सर नालंदा यूनिवर्सिटी को जो ट्रांसफॉर्म किया गया है और गया में जो बुद्ध सर्किट बनाया गया है, बुद्धा रूट गया में, आई एम रियली टेलिंग यू द दलित्स हैव नथिंग टू कंप्लेन अबाउट.
look at the manner in which Gautama Buddha, whom we consider to be the ninth avatar of Vishnu, is being projected in Bihar. उसके बाद आप क्या कंप्लेन करेंगे सर? पूरे देश में प्रोजेक्ट कर रहे हैं जी। जो गौतम बुद्धा सर्किट बना रहे हैं जी दुरुस्त बात है। टूरिज्म सर्किट जहां रामायण सर्किट जहां महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध के जहां जहां पैर पड़े वहां पर एक नया सर्किट बनेगा, स्टार्टिंग विद द सांची स्तूपा एट सांची। सर, इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, द स्तूपा एट सांची इन मध्य प्रदेश। एवरीबडी हैड नेग्लेक्टेड इट। नाउ दीस गाइज हैव वोकन अप टू द फैक्ट दैट हे लिसन, we will be able to get God knows how many billions of dollars from all the people from Southeast Asia, consisting mostly of Buddhists, even from China, and of course Japan, who would love to go where the Buddha went. And what is more, I have been told this, that there is already an agreement in the offing with the Sri Lankan government, that all those tourists will finally go to the last resting place of Gautama Buddha in Sri Lanka. So, there have been a meeting, in fact, a lot Yes. of meetings have been from all the Southeast Asian countries. That's right. Where Buddha tourism so why is couldn't it be concerned. held earlier? मैं आपसे जानना चाहता हूँ ना प्रदीप जी, ये सब पहले भी तो हो सकता था। ये क्या है, 70 साल हो गए हैं, पहले भी तो हो सकता था सर ये। Why was it that the previous governments, especially the Congress, why were they ashamed of everything religious हिंदुस्तान में? And when they did try to do something religious, they did it in such a ham-handed manner that it backfired on them. आप देखिए ना, फैजाबाद के मैजिस्ट्रेट जो हैं वो बाबरी मस्जिद का किवाड़ खुलवा देते हैं और आरती अलाउ कर देते हैं कि वहां पे लोग भी आ सकते हैं। पहले आरती अलाउड थी, याद रखें, शुरू से जब बाबरी मस्जिद ढांचा पूरा बना हुआ था, इट वॉज द बाबरी मस्जिद। आप ढांचा कह लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, इट वॉज द बाबरी मस्जिद। मस्जिद के पास जहां पर राम चबूतरा है उसके थोड़े से ही आगे गर्भगृह था जहां पे रामलला की मूर्ति थी, वहां पर आरती अलाउड थी शुरू से सर, 1948 से अलाउड थी। मेरा यह कहना है कि जब राजीव गांधी जी के वक्त, जस्ट टू ऑफसेट व्हाट टुक प्लेस विद रिगार्ड टू शाहबानो, why didn't he go the whole hog? They didn't. I think it's a discussion, a long discussion for. जी, why didn't he do that? Why didn't he make the राम मंदिर there? अगर मान लीजिए राजीव गांधी जी ये कह देते मैं तो राम मंदिर बना रहा हूं यहाँ पे, सर कोई कुछ नहीं बोलता। मैं आपको बता रहा हूं, he had 418 और 19 सीट्स, कितनी थी? Almost 420 सीट्स आई थिंक। अरे सर क्या बात कर रहे हैं? He could have done it. He didn't do it. They went 5 steps forward, 10 steps back. आपने राम जन्मभूमि यानी भूमि पूजा आपने करवा दी वहां पे। कहां करवाई? बाबरी मस्जिद के उधर नहीं कराई, हनुमानगढ़ी में करा दी, वो तो आगे जाके। I mean, it's so stupid. That's the only conclusion I can come to. And by the way, the Congress hasn't changed even now. My problem with the Congress is, आप एक काम करें, अगर आप चाहते हैं आप गांधी जी का जो मार्ग है वो छोड़ दें। Because if you remember, Pradeep ji, you and I have had a discussion on this, so many times. It is Gandhi ji who brought in spirituality into all the Congress meetings and in all the Congress campaigns. हर जगह पे राम धुन गाना, ये गाना, जो पुराना जो हम बहुत पुराना भजन है, रघुपति राघव राजा राम, उसको चेंज कर देना, ईश्वर अल्लाह डाल देना वहाँ पे। तो मेरा ये कहना है, महात्मा गांधी ने धर्म का प्रचार किया और धर्म की आड़ में उन्होंने सब लोगों को अपने साथ लाए, वो क्योंकि उनको मालूम था कि भारत में the only thing which works is religion. अगर रिलीजियस फीलिंग कोई है तो लोग आएंगे, and that's exactly what happened with the Congress. रिलीजियस फीलिंग थी, लोग सब कांग्रेस के अनुयायी हो गए। मेरा ये कहना है अब वो मार्ग को कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए। रिलीजन के ऊपर ना कमेंट करना चाहिए, ना धर्म के बारे में बात करनी चाहिए। दे शुड टॉक ओनली अबाउट बेसिक इश्यूज। आप कम्युनिस्टों की तरह हो जाइए ना, बिल्कुल। आप कहिए कि हम सिर्फ इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, नौकरी, घर, पानी, बिजली, सड़क, मकान, हॉस्पिटल, सिक्योरिटी, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। चाइना ने हिंदुस्तान की इतनी टेरिटरी और भी ज्यादा हड़प लिए वगैरह वगैरह, इन सब चीजों के बारे में बात करिए। क्यों आप जाकर के महाकुंभ को गाली दे रहे हैं? सर ये तो गाली हुई ना जो अभी आपने Yes, कहा। it's absolutely false, and I think we should. That's it. That's all we've got for you in a very, very long show today. But this is one of my favorite subjects. So I must beg everybody's pardon. I can go on and on and on and on and on this. And thank you so much for watching. आप सबको एक बार फिर
महाशिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। और आज हमको एक और खबर मिली, एक और जानकारी मिली कि जो वैष्णव धर्म को जो फॉलो करते हैं उनकी शिवरात्रि आज है। तो फॉर दैट वी हैव टू थैंक आवर चीफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने हमें बताया कि उनकी शिवरात्रि आज है, क्योंकि जो कृष्ण जी के अनुयायी हैं वो शिवरात्रि आज मनाते हैं, तो उनको भी महाशिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। देखते रहें नेशन नाउ, सब्सक्राइब जरूर करें। वो घंटी भी बज गई भाई। प्रदीप जी कुछ कहना चाहेंगे बिल्कुल, that's आप? it, यू नॉट fantastic. सर, यू नॉट टॉक्ड अबाउट योर आयरिश क्लॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप बोल दीजिए, बोल ही दो सर। That's the Irish clock that strikes 13. So, माशाल्लाह। और अगर आप लोग नेशन नाउ को देख रहे हैं, नेशन नाउ की शॉर्ट्स में जाएं, प्रदीप जी वहां पर आपको गाते हुए मिलेंगे। इतना खूबसूरत शिव भजन मैंने कभी नहीं सुना है। अपने आप नहीं बताएंगे ये, मैं आपको बता रहा हूं। एक दिन मैं इनको फोर्स करूंगा यहां पर गाने के लिए गिटार के साथ। जो शिव भजन उन्होंने गाया है जरूर सुनिए, शॉर्ट्स में बहुत ही जबरदस्त है। दैट्स इट प्रदीप जी, जरा और गाया करें। वी ऑल वांट टू हियर योर वॉइस। yes. राइट, दैट्स इट, दैट्स ऑल वी गॉट फॉर यू इन टुनाइट शो। आप सब लोगों को प्रदीप जी और मेरी तरफ से और नेशन नाउ की पूरी टीम की तरफ से नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, Vande Mataram. जय हिंद।